हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर आपकी जो बुक नंबर 1 है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसके जो भी 4 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं सभी के सभी 4 चैप्टर्स को देखेंगे। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पर मैं आप ही कंप्लीट कराऊंगा। तो काफ़ी काम की वीडियो है, एंड तक देखना। 1 से 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर हमारे जो 4 चैप्टर्स हैं उनको हम निपटा लेंगे। आपकी यहाँ पर जो बुक नंबर 2 है, बुक नंबर 3 है, इनके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो ग्रुप को। जैसे यहाँ पर मैं शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप एक तरीके से नोट्स को रीड कर लेना। चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि डेवलप करती है फ्रॉम 2600 टू 1900 बिफोर कॉमन एरा। अब देखो, कोई भी सिविलाइजेशन होती है उसका यहाँ पर अर्ली फेज होता है, फिर उसका मेच्योर फेज आता है, फिर उसके बाद उसका डिक्लाइन भी हो जाता है। सेम विद दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, पहले ये डेवलप करती है, फिर ये मेच्योर फेज में जाती है, फिर इसका यहाँ पर डिक्लाइन भी हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग क्या एक तरीके से, क्या इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज थी अपने एक तरीके से लिवलीहुड को, अपना जो यहाँ पर एक तरीके से जीवन को जीने के लिए वो क्या करते थे, कौन सी स्ट्रैटेजीज वो फॉलो करते थे। तो आर्कियो बोटेनिस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि एंशंट जो प्लांट के रिमेन्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये क्या करते थे, प्लांट के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम क्या करते थे। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर वो क्या करते थे, कौन कौन से सोर्सेज हमें एग्रीकल्चर के मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ग्रेन्स के एविडेंस मिले हैं, वीट के, बार्ले, लैंटिल, चिकपी, सीसम और मिलेट्स मिले गुजरात से। राइस के जो एविडेंस है वो हमें कम मिले हैं। और आर्कियोजूलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि क्या करते हैं, जो एंशंट एनिमल के रिमेन्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके अकॉर्डिंग डोमेस्टिकेशन होता था एनिमल्स का और हंटिंग भी की जाती थी। राइट, अब हमें इसके क्या सोर्स मिले हैं, एनिमल की बोन मिली है हमें, जैसे कि कैटल की, शिप की, गोट की, बफेलो की, पिग की भी मिली है, और जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं उनकी बोन्स भी हमें मिली है। जैसे कि यहाँ पर बोर, डियर, घड़ियाल, और बोन मिली है हमें किसकी, फिश की, फाउल की भी ऑल्सो फाउंड। राइट, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्लांट के प्रोडक्ट को एज वेल एज एनिमल के प्रोडक्ट को इंक्लूडिंग फिश ये कंज्यूम क्या करते थे। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर वो करते थे। तो यहाँ पर देखो, एग्रीकल्चर वो क्या करते थे। नाउ व्हाट आर दी सोर्सेज जो कि हमें मिले हैं, जो हमें बताते हैं कि वो एग्रीकल्चर क्या करते थे। तो सोर्सेज के रूप में हमें मिले हैं चैरेट ग्रेन्स, और भी सोर्सेज मिले हैं। चैरेट ग्रेन्स क्या है, जले हुए अनाज। अब भाई वो अनाज यहाँ पर जो हमें मिला है वो एक तरीके से इतने लंबे समय तक यहाँ पर अभी तक टिक थोड़ी पाएगा, वो तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमें जले हुए फॉर्म में अनाज मिला है। राइट, हमें बुल का यूज़ देखने को मिलता है, प्लो का यूज़ देखने को मिलता है। देखो, एक तरीके से आप खिलौना टाइप बोल सकते हो, मॉडल देखने को मिला है टेराकोटा का, यानी बंट किले का, बुल का और प्लो का। ठीक है, अब देखो, कोई भी चीज़ अगर हमें मिल रही है एज अ खिलौना भी मिल रही है, एज अ हमें उसका एक तरीके से छोटी सी मूर्ति टाइप मिल रही है, स्कल्पचर मिल रहा है, इसका मतलब उसके बारे में जानते थे और ज़रूर वो एग्रीकल्चर में उसका यूज़ करते थे। तो हमें मिलता है यूज़ ऑफ बुल फ्रॉम दी चोलिस्तान एंड बानावाली। उसके बाद यहाँ पर जो यूज़ ऑफ प्लो हमें देखने को मिलता है, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो एंड प्लो फील्ड मिलती है कालीबंगन से, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। मल्टीपल क्रॉपिंग के एविडेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 2 क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो किया जाता था। टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, टूल्स वर ऑल्सो यूज्ड। इरिगेशन के एविडेंस भी यहाँ पर हम देख सकते हैं उधर। ठीक है, किस प्रकार से वहाँ पर जो इरिगेशन है वो किया जाता था। कुछ ऐसे एरियाज थे जो कि सेमी एरिड रीजन में थे, तो वहाँ पर पानी कहाँ से आएगा। कैनल्स की डेवलपमेंट हुई, शॉटू खाई के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कैनल्स। ठीक है, विच इज़ इन अफगानिस्तान। वाटर रेजर्वायर्स आर ऑल्सो फाउंड, जो कि धोलावीरा में मिलते हैं, यूज टू स्टोर वाटर को स्टोर करने के लिए। और 700 वेल्स हमें मिले हैं मोहनजोदारो से, वेल्स को भी इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था। सो हेयर यू कैन सी दी मैप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड मैप की वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, प्लीज चेक दैट वीडियो। आपको एक तरीके से उसके बाहर मैप देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मोहनजोदारो एक प्लान्ड अर्बन सेंटर की। देखो, जो मोस्ट यूनिक फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो है इनकी एक तरीके से अर्बन सेंटर्स की डेवलपमेंट। मोहनजोदारो एक वेल नोन फेमस साइट थी और हड़प्पा पहली साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया। अब किस प्रकार से इनकी टाउन प्लानिंग होती थी, सो टाउन प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सेटलमेंट जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सीटाडल एंड लोअर टाउन। अब ये सीटाडल लोअर टाउन क्या है, तो देखो, सीटाडल क्या है, ऐसा एरिया जो कि हाइट पे बना हुआ है और वो एक तरीके से छोटा एरिया है, स्मॉलर है लेकिन हाइयर है। ठीक है, ऊंचे एरिया पे बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। और लोअर टाउन क्या है, बड़ा एरिया है लेकिन हाइट पे बना हुआ नहीं है।
राइट। और यहाँ पर हमें फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिलती है, जो यहाँ पर सीटाडल है वो भी फोर्टिफाइड है और लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड है, राइट। और उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं सीटाडल वो एरिया होगा जहाँ पर रिच लोग रहा करते थे, या फिर ऐसे लोग जिनका सोसाइटी में डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोअर टाउन में जो नॉर्मल लोग हैं वो रहा करते थे, राइट। सेटलमेंट जो थी उसको पहले प्लानिंग की जाती थी, उसके बाद वो इंप्लीमेंट करते थे। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हम देखेंगे पहले ड्रेन्स को वो बनाते थे, उसके बाद उसके ऊपर हाउस की कंस्ट्रक्शन की जाती थी। बेक्ड ब्रिक का, सन ड्राइड ब्रिक्स का हमें यूज़ मिलता है देखने को। जो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ है ब्रिक्स की वो प्रॉपर रेशियो में थी, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर ईंट छोटी है कोई ईंट बड़ी है, प्रॉपर रेशियो में थी। इट मीन्स उनको मैथमेटिक्स की भी नॉलेज थी। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से था यहाँ पर। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर अगर मैं बोलूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आईवीसी का, वो था केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाता था, ग्रिड पैटर्न ये फॉलो करता था। घर से निकलने वाला नाला क्या करता था, गली के नाले को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता था, राइट। ड्रेन्स को पहले कंस्ट्रक्ट किया जाता था, उसके बाद हाउसेस बनते थे। यहाँ पर दिखता है हमको इनकी कंसर्न फॉर क्लीनलीनेस एंड एडवांसमेंट, कितने एडवांस लोग हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्लानिंग हो रही है। और ये यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम खाली बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही यहाँ पर नहीं था यूनिक, बल्कि हमें स्मॉलर सेटलमेंट्स में भी मिलता है। जैसे कि लोथल के अंदर वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, घर मड ब्रिक के बने लेकिन ड्रेन्स बने किसके, बंट ब्रिक के। और ये जो ड्रेनेज की लाइन थी ना, इसको वो लूजली जो पैक्ड ब्रिक्स हैं उनसे कवर करते थे, ताकि वो उस यहाँ पर ब्रिक को एक तरीके से हटाकर उसको साफ भी कर सकें ड्रेन को। तो कितना वो एक तरीके से साफ सफाई पे फोकस करते थे। इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर किस प्रकार का था, तो देखो घर हमें देखने को मिलता है। घर में यहाँ पर क्या था, बीच में आंगन होता था, जो कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कुकिंग वीविंग जैसी एक्टिविटीज़ के लिए पॉपुलर था, स्पेशली इन दी समर सीजन। बाकी यहाँ पर चारों तरफ हमें, मतलब चारों साइड नहीं, जो हमें बाकी, हाँ चारों साइड हम बोल सकते हैं कोर्टयार्ड के, यहाँ पर चारों साइड रूम्स हमें मिल जाते हैं, राइट। तो रूम्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी विंडो नहीं मिलती हमें। और उसके साथ साथ देखो कोई भी अगर मेन एंट्रेंस है ना, मेन एंट्रेंस इस प्रकार से बना हुआ था कि अगर कोई यहाँ पर चल रहा है, चल के यहाँ पर गली में से कोई भी पर्सन जा रहा है, तो वो घर की एक्टिविटीज़ को नहीं देख सकता। सामने दीवार होती थी, उसको ऐसे घूम के घर के अंदर जाना पड़ेगा। तो कितनी ज़्यादा प्राइवेसी पे फोकस कर रहे हैं। बाकी 2 स्टोरी हमें देखने को मिल जाएंगे घर, तो सीढ़ियाँ भी थी जाने के लिए। रूम यहाँ पर सेपरेट बाथरूम था, जिसका नाला कनेक्ट था विद द स्ट्रीट ड्रेन, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता था। और यहाँ पर एक ऐसा सेपरेट रूम था जहाँ पर हमें देखने को मिलता है वेल, कुआं। और कुआं एक तरीके से ना हम बोल सकते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं जो कि पासर्स बाय हैं, बाहर यहाँ पर लोग जा रहे हैं, वो भी कुएं में से पानी को यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए भी वो ओपन था। अब ग्रेट बाथ की अगर हम बात करें, सीटाडल में हमें, जो मोहनजोदारो की सीटाडल के अंदर हमें ग्रेट बाथ जैसा स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, जो कि हम बोल सकते हैं रिचुअल बाथ रहा होगा। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ की साइड में सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। वाटर मतलब इस तरीके से बनाया कि वाटर कोई लीकेज बिल्कुल भी नहीं होती थी। आसपास कुछ रूम्स हमें देखने को मिलेंगे, ग्रेट बाथ के आसपास कुछ रूम्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि माना जाता है कि ये रूम्स में भी बाथरूम रहे होंगे, या फिर एक तरीके से इनको एज अ क्लोथ चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता था, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हम प्रॉपर तरीके से कंफर्म नहीं है इसके बारे में। हम का मतलब मेरा किससे, हिस्टोरियन से। जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं, तो वो एक तरीके से प्रॉपर हमें इसके बारे में नहीं पता है, बिकॉज जो अभी तक हड़प्पन की स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर नहीं की गई है, राइट। और यहाँ पर नियर बाय वेल था, जो कि रूम के अंदर ही था मोस्ट प्रोबेबली, और वहाँ से पानी आता था। और जो यहाँ पर वेस्ट वाटर है ड्रेन का, मतलब इसका ग्रेट बाथ का, वो ड्रेन के थ्रू बाहर भी निकल जाया करता था। इट मीन्स गंदा पानी बाहर निकालने की भी सुविधा थी, प्रॉपर अरेंजमेंट थी। उसके बाद हम देखते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। क्या हड़प्पन सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस थे? या सोशल डिफरेंसेस थे, हमें कैसे पता लगा है? बरियल्स और यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करके। बरियल्स यहाँ पर क्या होते हैं, तो यहाँ पर बरियल आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से गड्ढा खोदा जाता है और उसके अंदर डेड बॉडी को दफनाते हैं। तो डिफरेंस था कि इस प्रकार से बरियल पिट बन रही है, ठीक है। और यहाँ पर मटेरियल वो डालते थे किसके साथ, जो डेड बॉडी है उसके साथ वो मटेरियल भी रखते थे। कुछ भी मटेरियल हो गया, लाइक पोट रख दिया, उसके अंदर खाना रख दिया उनके लिए। इनका मानना था कि बिलीव थी लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी जीवन है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। बाकी देखो
हमें कैसे पता चला है सोशल डिफरेंसेस के बारे में? वो मटेरियल क्या, कौन सा मटेरियल रख रहे हैं, किसके साथ, डेड पर्सन के साथ, लाइक पोट्री रख रहे हैं, कॉपर मिरर रख रहे हैं, तो मतलब उस पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं रहा होगा, मतलब नॉर्मल पर्सन होगा होगा वो। लेकिन ऑर्नामेंट रख रहे हैं, यहाँ पर ज्वेलरी मिल रही है, वैसे हमें बहुत कम ऐसे मिले हैं जहाँ पर ऑर्नामेंट ज्वेलरी हमें मिली है, तो इसका मतलब उस पर्सन का जो स्टेटस था वो हाई रहा होगा सोसाइटी में। इट मीन्स सोशल डिफरेंसेस थे, गरीब लोग भी थे, नॉर्मल लोग भी थे, मिडल हम बोल सकते हैं, राइट, और यहाँ पर रिच लोग भी थे। उसके बाद आर्टिफैक्ट्स की स्टडी भी की जाती है। आर्टिफैक्ट्स को दो पार्ट में यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। यूटिलिटेरियन वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आर्टिफैक्ट्स जिनको बनाया जा रहा है उन मटेरियल से जो कि आसपास आपको इजीली मिल जाएंगे, चीप मटेरियल होंगे, जैसे कि यहाँ पर स्टोन से, क्ले से बनाया हुआ सामान है, कोई भी कर्न्स हो गए, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश, यहाँ पर फ्लैश रबर्स। और लग्जरीज यहाँ पर वो मटेरियल जिनको बनाया जा रहा है फ्रॉम दी नॉन लोकल अवेलेबल मटेरियल, जो कि आसपास अवेलेबल भी नहीं है, जिसको बाहर से लाना पड़ेगा, चीप नहीं है, एक्सपेंसिव है, लाइक, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि पोर्ट ऑफ फेंस हो गया, तो इस प्रकार से हमें मिल रहे हैं। तो यूटिलिटेरियन मिल रहे हैं, लग्जरीज मिल रही है। इट मीन्स दोनों कैटेगरी के लोग रहा करते थे, ठीक है, हम बोल सकते हैं, यानी सोशल डिफरेंसेस थे सोसाइटी के अंदर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा सेक्शन था सोसाइटी का जो कि हम बोल सकते हैं रिच रहा होगा, और कुछ ऐसा जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर पाता होगा, एक तरीके से नॉर्मल क्लास रही होगी। और ये जो लग्जरीज मिलती है हमें, ये मोस्टली जो पोर्ट ऑफ फेंस जैसे कि हो गए, ये बड़े बड़े सेटलमेंट्स में मिलते हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा। फॉर एग्जांपल मिनिएचर पोर्ट ऑफ फेंस कहाँ मिलते हैं? लार्जर सेटलमेंट्स में, लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, नॉट इन दी स्मॉलर सेटलमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर वो क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, ये हमें पता है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए चान्हू बहुत यहाँ पर फेमस साइट है, ठीक है। बीड मेकिंग होती थी, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, और स्टोन जैसे कि कार्नेलियन रेड कलर का, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सैल, फेंस एंड टेराकोटा को यूज़ किया जाता था बीड बनाने में। और यहाँ पर जो शेप होती थी वो भी अलग अलग होती थी, जैसे कि यहाँ पर जो बीड की शेप है मोती की, वो डिक्स हो गई, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड हो गया, सेगमेंटेड हो गया। और इन पे वो डिजाइन भी बनाते थे प्रॉपर तरीके से, पेंटिंग की जाती थी, डेकोरेट किया जाता था उसको प्रॉपर तरीके से। और जो टेक्निक थी बीड बनाने की, वो मटेरियल एक तरीके से डिफर होती थी, अलग होती थी अकॉर्डिंग टू मटेरियल। ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी टेक्निक अलग होगी, ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो अलग टेक्निक होगी। और जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हमें देखने को मिली है वो मिली है चान्हू, लोथल एंड धोलावीरा से। और शैल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर लैडल्स हो गया, चमचा, बैंगल्स, टूनिया, इनले हो गया। ये नागेश्वर और बालाकोट जैसी साइड से मिला है, जो कि पानी के किनारे यहाँ पर नियर थे, नियर बाय कोस्टल एरियाज थे ये। चान्हू से यहाँ पर जो बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, वहाँ पर इन सामान को ले जाया जाता था। अब आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला है कि ये पर्टिकुलर प्लेस लाइक चान्हू ये सेंटर था क्राफ्ट प्रोडक्शन का? देखो, हमें रॉ मटेरियल मिले हैं, जैसे कि स्टोन, टूल्स मिले हैं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट मिले हैं, वेस्ट मटेरियल मिले हैं, यानी कि वो एक तरीके से सामान बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पर गिर गया, वो हमें मिला है, टूल्स हमें मिल गए हैं, हमें जो एक तरीके से सामान वो बना रहे थे वो पूरा बन नहीं पाया, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट है, वो मिल गया, वेस्ट मटेरियल मिल गया। तो इन सभी को स्टडी करके इन्होंने अजम्पशन लगाया, जो भी यहाँ पर स्टडी करते हैं पास्ट को, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हम बोल सकते हैं, तो वही तरीके से पता लगाते हैं कि ये जरूर यहाँ पर क्या रहा होगा, जो चान्हू है ये एक प्रॉपर तरीके से सेंटर रहा होगा किसका? क्राफ्ट प्रोडक्शन का, राइट। उसके बाद यहाँ पर वो क्या करते थे, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए? अब देखो, वो क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट सारा सामान आपको रॉ मटेरियल एक जगह पे थोड़ी मिल जाएगा, आपको लाना पड़ेगा ना। तो उसको हम डिवाइड करते हैं कि वो जो सामान वो लाते थे विद इन सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया वाले पार्ट से, एंड बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड करते थे। तो वो शैल लेकर आते थे नागेश्वर एंड बालाकोट से। देखो, मैंने कोशिश करी है कि आपकी पूरी बुक को अच्छे से स्टडी करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इतना शॉर्ट में लेकर आ जाऊं कि एक तरीके से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ भी ना छूटे और आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। मैंने वही किया है। लैपिस लाजुली, शॉटुगाई अफगानिस्तान से लेकर आते थे, कार्नेलियन लेकर आते थे, लोथल, देखो इस प्रकार का ये रेड टाइप का, रेड कलर का ये कार्नेलियन होता है। स्टीएटाइट जो कि सॉफ्ट स्टोन है, ये राजस्थान और गुजरात से लेकर आते थे। मेटल वॉज प्रिक्योर्ड फ्रॉम द राजस्थान, कॉपर वॉज प्रिक्योर्ड फ्रॉम द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, राइट। और यहाँ पर हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर फॉलो करते थे, खेतरी जो रीजन के लोग हैं राजस्थान के। उसके बाद यहाँ पर गोल्ड लाते थे फ्रॉम दी, यहाँ पर जो कोलार फील्ड्स हैं साउथ इंडिया की,
ओके उसके बाद बियॉन्ड दी सब कॉन्टिनेंट देखें तो मगन जो कि प्रेजेंट है ओमान है, दिलमन, बहरीन, ठीक है, मेसोपोटामिया, इनके साथ इनके ट्रेड रिलेशन थे, वो कॉपर लेकर आते थे फ्रॉम दी ओमान। और जो ब्लैक क्ले पोर्ट है हरप्पन रीजन का, वो मेसोपोटामिया में हमें देखने को मिलता है। तो उड़ के तो जाएगा नहीं अपने आप, ठीक है, तो उन्होंने पहुंचाया है भाई, वो ट्रेड कर रहे हैं इस प्रकार से, तभी तो वो पहुंचा है मेसोपोटामिया में। उसके बाद यहाँ पर पोट्री, सील्स, ऑर्नामेंट्स, इनका ट्रेड किया जाता था हरप्पन्स के द्वारा। सोर्सेज क्या क्या हैं, तो सील्स हमें मिलती हैं देखने को। अब सील्स में क्या है, बोट, ठीक है, जो बोट है उसके एक तरीके से, उसका एक तरीके से वो बनाया हुआ है सील है, ठीक है, जो कि हमें मिलता है बोट का डिज़ाइन उस पर बनाया हुआ है। तो इट मीन्स वो बोट के बारे में जानते थे, बोट को वो यूज़ करते थे एज अ वाटर, कोई वो यूज़ करते थे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद जो सील है बिलोंग करती है टू हरप्पन रीजन वर फाउंड इन दी मेसोपोटामिया एंड वाइस वर्सा। जो सील बिलोंग करती है हरप्पन रीजन को, वो मेसोपोटामिया में मिली हैं, और जो मेसोपोटामिया को बिलोंग करती है वो हरप्पा में मिली हैं। तो कैसे हो रहा है ये सब पॉसिबल, कैसे हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, इनके बीच में लिंक है, कनेक्शन है। मेसोपोटामिया टेक्स्ट रेफर करता है मेलुहा को एज अ लैंड ऑफ सी फेरर्स। अब देखो मेलुहा क्या है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी वो कंटेम्प्रेरी थी हरप्पन सिविलाइजेशन के। तो यहाँ पर जो मेसोपोटामिया की जो यहाँ पर स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर हो गई है, उसके बारे में हम पता लगा चुके हैं। तो उसमें एक वर्ड लिखा है मेलुहा। मेलुहा ये माना जाता है कि लिखा है किसके लिए, हरप्पन रीजन के लिए, ठीक है, जिस एरिया पे सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी हरप्पन सिविलाइजेशन। तो उनको यहाँ पर बोला जा रहा है मेलुहा को लैंड ऑफ सी फेरर्स, यानी कि जो यहाँ पर हरप्पन पीपल हैं उनको लैंड ऑफ सी फेरर्स बोला जा रहा है। वो लोग जो कि एक तरीके से क्या करते हैं, एक तरीके से वो क्या करते हैं, सी को मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, और वो एक तरीके से बिल्कुल भी डरते नहीं है किससे, पानी से, वो रेगुलरली ट्रैवल करते हैं बाय सी, इस प्रकार से। तो लैंड ऑफ सी फेरर्स। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सील्स एंड सेलिंग्स की। तो हमें सील्स मिलते हैं, तो सील्स एक तरीके से क्या होता है, कोई भी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्ले हो गया, वैक्स हो गया, उस पर यहाँ पर क्या करा हमने, किसी भी चीज़ का इंप्रेशन दे दिया, ठीक है, इंप्रेशन दे दिया किसी भी चीज़ का। लाइक यहाँ पर मैंने कोई भी लड़का बना दिया, इंप्रेशन दे दिया, ये सील हो गया। तो इसको ट्रेड में यूज़ किया जाता था, वो कैसे, देखो कोई भी यहाँ पर सपोज कोई भी यहाँ पर ये बैग है, इस बैग में क्या है, इसको सपोज करो ये तो मटका लग रहा है, बट मान लो ये बैग है, इसको क्या किया हमने, ऊपर से रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधने के बाद इसमें सामान रखा हुआ है इंपॉर्टेंट, राइट। चलो हिस्ट्री का पेपर रखा है, जो आपका फाइनल एग्जाम है वो रखा है, ठीक है। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा ना आपको इसके अंदर जो भी सामान रखा है। तो इस पर क्या किया, इस पर रस्सी बांधी, उसके ऊपर इस पर एक तरीके से क्या किया, क्ले रख के उसके ऊपर इंप्रेशन दे दिया। अब एक तरीके से क्या होगा, जो ये बिना एक तरीके से जो ये सील है, अगर ये बिना टूटे चली गई, जो यहाँ पर ये सील है, ये इसको एक तरीके से ब्रोक नहीं किया गया, प्रॉपर तरीके से सील इंटैक्ट है, टूटी नहीं है, ब्रेक नहीं हुई है, ब्रोक नहीं हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब उस सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और उसके साथ साथ ये जो सील है ये बता दिया करती है कि क्या, कहाँ से ये सामान आया है। इट मीन्स द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, right? So on the note of bag of goods, VAT clay was applied and then seal were pressed on VAT clay which leave an impression. If the bag reached with sealing intact, it means no one have tampered, किसी ने छेड़छाड़ नहीं करी उसके साथ। और ये कन्वे कर दिया करती है आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, किसने ये भेजी है, कहाँ से ये आई है, राइट। उसके साथ साथ हमें स्क्रिप्ट भी मिलती है। सो स्क्रिप्ट मिलती है हरप्पन सील के अंदर। तो हरप्पन सील है, उसके ऊपर यहाँ पर वो कुछ एक तरीके से स्क्रिप्ट भी लिख दिया करते थे, जो कि मोस्टली क्या थी, एक तरीके से पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। एक तरीके से यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं। मोस्ट यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस थी वो शॉर्ट थी, लॉन्गेस्ट के अंदर 26 साइन है। मतलब कि हमें अराउंड 375 से लेकर 400 साइंस मिले, बट जो सबसे बड़ी हमें जो सील मिली है जिसके अंदर हरप्पन स्क्रिप्ट लिखी है, जो बोर्ड मिला है, उसके अंदर मैक्सिमम 26 साइन है। बाकी टोटल मिला के अगर हम देखें, और भी अलग अलग तरीके से जो भी हमें मिली हैं, जो भी सील्स मिली हैं अलग अलग, जहाँ पर हरप्पन स्क्रिप्ट है उनका सिंबल है, तो वो टोटल है 375 to 400 के बीच में। और जो लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा साइन एक ही जगह पे मिले, एक ही यहाँ पर जो सील के ऊपर मिले हैं, वो 26 मिले हैं। इसको अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, इसका मीनिंग नहीं निकाल पाए कि इसका मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या एक तरीके से बता रही है। इसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे, क्योंकि हमें कैसे पता चला, लेफ्ट की साइड पे हमें क्रैम्पिंग देखने को मिलती है, थोड़ा भिच के लिखते हैं वो, ठीक है, बिचम बिचा लिखते हैं, हमारी आदत ऐसी होती है ना। तो इससे हमें पता लगा है कि एक तरीके से क्रैम्पिंग हो रही है लेफ्ट की साइड पे। इट मीन्स इंस्टेड ऑफ लेफ्ट टू राइट वो राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे, राइट। और यहाँ पर हमें जो राइटिंग्स है वो सील्स, कॉपर, टूल्स, टेराकोटा, टैबलेट, ज्वेलरी हर जगह मिलती है।
एंशंट अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर जो रूलर्स थे, अगर हम बात करें कि क्या यहाँ पर देखो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, तो इतने बढ़िया बढ़िया डिसीजन कौन ले रहा है, कौन इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या कोई रूलर है उनकी सोसाइटी में? तो रूलर्स के ऊपर भी काफ़ी एक तरीके से हम बोल सकते हैं डिबेट होती है हिस्टोरियंस के बीच में। तो रूलर्स यहाँ पर बोला जाता है कि जो प्रिस्ट किंग है इसका हमें स्टैचू मिला है तो ये रूलर रहे होंगे, या हमें एक बिल्डिंग मिलती है जो कि माना जाता है कि ये पैलेस रहा होगा। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस कोई रूलर नहीं था उस टाइम पे और हर कोई इक्वल स्टेटस इंजॉय करता था। अकॉर्डिंग टू सम यहाँ पर सिंगल रूलर नहीं था, बल्कि हर साइड के अलग अलग रूलर थे, हड़प्पा का अलग, मोहनजोदारो का अलग। और ऐसा भी बोला जाता है कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा कि पूरी कम्युनिटी मिलके खुद डिसीजन लेती थी। यहाँ पर एक तरीके से कोई भी राजा नहीं था, बल्कि एंटायर कम्युनिटी कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। तो इस प्रकार से जो एंशिएंट अथॉरिटी है उसको लेकर भी काफ़ी डिबेट्स होती है अमंग द हिस्टोरियन। हर हिस्टोरियन का अलग अलग अपना व्यू पॉइंट है, आपको सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर एंड हो जाता है सिविलाइजेशन का 1800 के बाद, हम बोल सकते हैं BCE के बाद। अब देखो क्या क्या चेंजेस आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट्स है वो प्रॉपर तरीके से अब यहाँ पर बन नहीं रहे हैं। ट्रेड यहाँ पर उस प्रकार का डेवलप नहीं हो रहा जिस प्रकार का पहले हो रहा था। टाउन प्लानिंग यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, जो यहाँ पर टाउन प्लानिंग है वो किस प्रकार से वहाँ पर पहले टाउन प्लानिंग हो रही है, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को यहाँ पर बनाया जा रहा है, टाउन की अच्छे तरीके से प्लानिंग की जा रही है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पर अब डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये चेंजेस आने लग जाते हैं आफ्टर 1800 BCE। अब इसके हम रीज़न भी बोल सकते हैं, कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका यहाँ पर एंड हो जाता है। तो कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, बट यहाँ पर कुछ सेवरल एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं इसके बारे में, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, फ्लड्स, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। तो ये कुछ रीजंस रहे होंगे जिनकी वजह से डिक्लाइन हो गया, प्रॉपरली हमें नहीं पता। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर बात करते हैं हम किस प्रकार से डिस्कवरी की जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अपना इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का हम इतना इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं बोल सकते, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन ये क्या करते हैं, जो सिग्निफिकेंस है हड़प्पा का उसको मिस कर देते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई है गंगा वैली से, और वो हड़प्पन सील को थ्रो भी कर देते हैं। वो सिग्निफिकेंस समझ नहीं पाते हड़प्पन सिविलाइजेशन का। बाद में यहाँ पर दयाराम साहनी डिस्कवर करते हैं हड़प्पा को, और अखालदास बनर्जी मोहनजोदारो को ये एक तरीके से डिस्कवर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पता लगाते हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में। फिर जॉन मार्शल, जो कि उस टाइम की ASI थे, ASI के एक तरीके से क्या थे, जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ये डिक्लेयर करते हैं 1924 के अंदर कि देखो हमने नई सिविलाइजेशन खोज निकाली है। और SN रॉय यहाँ पर एक बुक लिखते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। वो यहाँ पर क्या बोलते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के अंदर, कि यहाँ पर जो जॉन मार्शल है उन्होंने इंडिया को 3000 साल पुराना कर दिया। यानी कि इसके बारे में पहले नहीं पता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ये डिस्कवरी होती है, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है, पता लगता है कि ऐसी भी कोई सिविलाइजेशन रूल कर चुकी है, रूल इन द सेंस एक तरीके से डेवलप हो चुकी है इंडिया के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर REM जो व्हीलर हैं, एक तरीके से ये भी यहाँ पर 1944 के अंदर बनते हैं ASI के डायरेक्टर जनरल। ये क्या करते हैं, ये एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, ये मिलिट्री प्रिसीजन लेकर आते हैं, और जो स्ट्रैटिग्राफी है, ठीक है, जो स्ट्रैटिग्राफी है उसको वो यूज़ करते हैं, किसके अंदर, स्ट्रैटिग्राफी को भी वो यूज़ करते हैं, जो एक तरीके से जो ये एक तरीके से एक्सकवेशन हो रही है उसके अंदर, राइट। अब देखो एक्सकवेशन आपको पता होगा, जो खुदाई वगैरह होती है। स्ट्रैटिग्राफी का मतलब होता है कि जो यहाँ पर जो एक तरीके से सॉइल है उसकी जो लेयर्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में की जाती है, वर्टिकली। लेकिन यहाँ पर जॉन मार्शल क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टली कर रहे थे। तो इनकी एक तरीके से जो गलती है उसको ठीक करेंगे REM व्हीलर। बाकी ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई है वो यहां पर आप पढ़ लेना, राइट। उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर देखें तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर क्या करते हैं, समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट प्रॉब्लम फेस करते हैं जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको इंटरप्रेट करने में। अब देखो उनको लगता है कि क्या इनका रिलीजियस कनेक्शन है इन आर्टिफैक्ट्स का या फिर नहीं है। पहले आर्कियोलॉजिस्ट को लगता था कि जो ऑब्जेक्ट अजीब सा है, अनयूजुअल है, अनफैमिलियर है, उसका कोई ना कोई रिलीजियस कनेक्शन रहा होगा, राइट। जैसे कि हमें मदर गॉडेस देखने को मिलती हैं, जो कि जिन्होंने हेड ड्रेस पहनी है, हैवीली यहाँ पर ज्वेलरी है, तो इनको कनेक्शन दिया रहता है कि मे बी इनकी एक तरीके से गॉड रही होंगी। उसके बाद यहाँ पर प्रिस्ट किंग, ग्रेट बाथ, फायर ऑल्टर्स, यहाँ पर हवन कुंड के एविडेंस मिलते हैं। सील देखने को मिलती हैं, रिचुअल सील मिलती है जहाँ पर रिचुअल सीन्स हैं, और प्लांट के मोटिव्स हैं जो कि एक तरीके से
बताते हैं नेचर की वर्शिप होती थी। वन हॉर्न एनिमल मिलता है यूनिकॉर्न, यानी कि एक एनिमल जिसका एक सींग है, जो कि लगता है कि मे बी इसका भी कोई रिलीजियस कनेक्शन रहा होगा। और प्रोटोशिबा भी मिलता है, ए फिगर, जो कि एक तरीके से यहाँ पर एक पर्सन है क्रॉस लैग में योगिक पोस्टर के अंदर सराउंडेड बाय एनिमल्स। तो यहाँ पर जो एनिमल्स है वो एलिफेंट है, टाइगर है, बफेलो है, राइनो है, और नीचे 2 डियर्स भी हैं। ये टूट गया, टूटी कंडीशन में हमें मिला है। और कॉनिकल स्टोन के ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं, लिंगास, जैसे कि शिवलिंग हो गए। मतलब कि कुछ ऐसे हमें एक तरीके से स्ट्रक्चर मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो कि हम समझ नहीं पा रहे कि हम इनको क्या बोलें, इनका एक तरीके से यूज़ क्या रहा होगा। तो इनको रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की जाती है। मे बी इनके रिलीजन से, इनके रीति रिवाज से ये लिंक होंगे, इनकी वो पूजा क्या करते थे, इस प्रकार से किया जाता है। तो आपको इनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करना होगा। सो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसको देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है। तो जो 600 BCE टू 600 CE है ना, उसकी हम पूरी पॉलिटिकल लाइफ देखेंगे। तो पॉलिटिकल लाइफ इस चैप्टर में, सोशल लाइफ नेक्स्ट चैप्टर में, और रिलीजियस लाइफ इसी टाइम पीरियड की किसमें गिवन है, जो यहाँ पर हमारा 4th नंबर का चैप्टर है। सोर्सेज की यहाँ पर हम बात करें, कौन कौन से सोर्सेज हमें मिलते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस हैं, टेक्स्ट हैं, कॉइन्स हैं, और विजुअल मटेरियल भी मिलते हैं, अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी मिलते हैं। इनको अभी हम देखेंगे। अब देखो जो अर्लीस्ट स्टेट्स हैं, 16 महाजनपद, इसकी अगर हम बात करें तो देखो 6th सेंचुरी जो BCE है उसको मेजर टर्निंग पॉइंट बोला जाता है हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर। बट क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, नए नए जो स्टेट्स हैं, सिटीज़ है, किंगडम है, उनकी एमरजेंस हो रही थी, आयरन का यूज़ हो रहा था, कॉइनेज डेवलप हो रहे हैं, कॉइन्स डेवलप हो रहे हैं, सर्कुलेशन में आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है बुद्धिज़्म की, जैनिज़्म की। इट मीन्स देखो तीनों यहाँ पर ही जो आपके 3 चैप्टर्स हैं ना, ये एक तरीके से आपको क्या करना है, इनको स्टडी करना है। मतलब आपकी बुक में अलग अलग गिवन है, बट ये पैरेलली चीज़ें चल रही हैं। सोशल लाइफ भी चल रही है, वर्ण सिस्टम भी आ रहा है, जैनिज़्म बुद्धिज़्म भी आ रहे हैं, मॉडर्न भी डेवलप हो रहे हैं, इस प्रकार से। तो माइंड में आपको उस प्रकार से लेके चलना है। तो जो अर्ली जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो मेंशन करते हैं 16 महाजनपद के बारे में। आउट ऑफ 16 वजी, मगध, कौशला, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती इंपॉर्टेंट थे। अब इनके क्या फीचर थे, तो कुछ यहाँ पर इनके ऊपर किंग रूल करते थे, यानी मोनार्की थे ये। कुछ ओलिगार्की थे जिनको गण और संघ बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या था, ग्रुप ऑफ मैन मिलके पावर को एक्सरसाइज करते थे और डिसीजन लिया करते थे। फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी थी और इफेक्टिव आर्मी थी, ब्यूरोक्रेसी थी। और धर्मसूत्रास के अंदर लिखा है इनके क्या नॉर्म्स थे, इनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे। इनको ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये टैक्स कलेक्ट करें और जो ट्रिब्यूट है वो कलेक्ट करें कल्टिवेटर्स से, ट्रेड से, आर्टिशन से। और किंग एक्वायर करते हैं, किंग एक्वायर वेल्थ थ्रू टैक्स एंड अटैक ऑन नेबरिंग किंगडम और महाजनपद। सो यहाँ पर किंग क्या करते थे, वेल्थ को एक्वायर करते थे टैक्स से, और यहाँ पर अपने जो नेबरिंग महाजनपद है उस पर अटैक करके। उसके बाद यहाँ पर जो आउट ऑफ यहाँ पर 16 मगध बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद डेवलप होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो कौन कौन से रीजन है जो ये डेवलप होता है। सो सम ऑफ देम आर, एग्रीकल्चर काफ़ी प्रोडक्टिव था, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है तो टैक्स अच्छा खासा मिल रहा है। आयरन माइंस थी जहाँ से आयरन लाया जाता था, टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे। एलिफेंट एक तरीके से फॉरेस्ट में मिल जा रहा था जिसको आर्मी में यूज़ करते थे। गंगा और जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती थी, ठीक है। और जो पॉलिसीज है पावरफुल किंग्स की, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंदा, देखो ये जो भी रिसोर्सेज है ना ये यूजलेस है अगर इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करने वाला नहीं होगा तो। यानी कि किंग की पॉलिसीज भी इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंदा जैसे कुछ ग्रेट रूलर्स रहे थे जिनकी पॉलिसीज की वजह से इस रीजन का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद राजा गाहा जो कि प्रेजेंट है राजगीर है, कैपिटल थी मगध की। बाद में इसको पाटलिपुत्रा जो कि प्रेजेंट है पटना है, इसकी तरफ शिफ्ट कर दिया, राइट। तो हमने महाजनपद देखे जो कि डेवलप हो रहे हैं, महाजनपद के हमने कुछ फीचर्स देखे और मगध के बारे में स्टडी किया। नाउ यहाँ पर एक एम्पायर डेवलप होगा, मौर्यन एम्पायर, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट मीन्स एक तरीके से फाउंड करते हैं 321 BCE के अंदर। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो 2 सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स, जो कि हमें बताते हैं इस एम्पायर के बारे में। क्वेश्चन बन जाता है सोर्स को लेकर। तो स्कल्पचर हो गए, अशोका के पिलर्स हो गए जो कि इन्होंने अपने मैसेज स्प्रेड करने के लिए पिलर्स बनवाए थे, और इंस्क्रिप्शंस हो गए, राइट। लिटरेरी देखो इंस्क्रिप्शंस के बारे में, पहली बात तो इंस्क्रिप्शन में जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी ना ब्राह्मण खारोस्ती, उसके बारे में हमें पता नहीं था। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, ब्राह्मी को 1838 के अंदर और खारोस्ती को 2 स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, इनके बारे में पता लगाया, तभी हमें इतने ग्रेट रूलर अशोका के बारे में पता चलता है।
उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज कौन से हैं, तो यहाँ पर इंडिका है जो कि मेगास्थनीज ने लिखी है, और अर्थशास्त्र है जो कि कौटिल्य चाणक्य ने लिखी है, और बुद्धिस्ट जैन पौराणिक लिटरेचर हैं जो कि एक तरीके से जिन इन लिटरेचर के अंदर भी हमें मॉरियंस का जो मेंशन है वो मिलता है देखने को। बैटल ऑफ कलिंगा होता है जो कि चेंज कर देता है अशोका को। तो यहाँ पर कलिंगा के ऊपर एक तरीके से क्या होता है, अशोका अटैक कर देते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हो डिटेल में। वो वीडियो है 15 मिनट की, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो उसके बाद उन्हें फील होता है कि मैंने क्या कर दिया, कलिंगा के ऊपर अटैक किया है, इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो वो धम्मा की पॉलिसी को यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। धम्मा का मतलब आप धर्म बोल सकते हो, ठीक है। ड्यूटीज़, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, तो क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है अपने एल्डर्स की, जनरोसिटी टूवर्ड्स ब्राह्मण्स, ट्रीट करना है स्लेव्स को, सर्वेंट्स को काइंडली, रिस्पेक्ट करने सभी रिलीजन और ट्रेडिशंस को, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अपने रिलीजन की तो रिस्पेक्ट करनी है, और भी जो रिलीजन्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। और वो स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं धम्म महामत्तास इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। पिलर्स यहाँ पर बनवाएंगे, पिलर पे मैसेज लिखा होगा। तो किस प्रकार से डेवलपमेंट उस टाइम पे हो रही थी। तो मॉडर्न एम्पायर किसने फाउंड किया, सोर्सेज कौन से हैं, बैटल ऑफ कलिंगा, धम्म महामत्तास, जेम्स प्रिंसेप, इनके बारे में आपको याद रखना है। अब एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का होता था इस एम्पायर का, तो 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर थे। एक तो कैपिटल पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली एंड स्वर्णागिरी। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इतने बड़े एम्पायर का एक यूनिफॉर्म सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। आप खुद ही सोचो, इतना बड़ा एम्पायर है जो कि इतना ऊपर पूरा फैला हुआ है, तो क्या इसका एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखो जो एक तरीके से जो हम बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल था वो मोस्टली कैपिटल और उसके आसपास की जो रीजन है उसमें ही जो कंट्रोल था वो ज़्यादा था। बाकी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैनी, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। यहाँ पर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अलग था, स्ट्रॉन्गेस्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। तो हमें वास्ट जो एम्पायर है इसके अंदर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं मिलता। और जो कम्युनिकेशन थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। मेगास्थनीज ने कमेटी के बारे में लिखा है जिसके अंदर 6 सब कमेटी थी, उनका अलग अलग काम था। तो हम देख लेते हैं क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए मिलिट्री एक्टिविटी। तो वर्क क्या है इन 6 सब कमेटी का, तो पहली का कि आर्मी का देखरेख करनी है, मैनेज करना है। सेकंड का काम है ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन। थर्ड का रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स। 4 का हॉर्सेज। 5th का चैरियट्स। और यहाँ पर 6 का एलिफेंट्स। इससे क्या होगा, काम बांट दिए, ठीक है। अब जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। कल को किसी चीज़ पे अटैक करना है तो इन कमेटी से हम किसी भी किंगडम पे अटैक करना है तो इन कमेटी से जो भी इनका काम है उनसे हम उन चीज़ को मांग सकते हैं। प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा मिलिट्री एक्टिविटीज़ का, और एक तरीके से क्या होगा, एम्पायर का एक्सपेंशन होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें मिलती हैं देखने को। उसके बाद सेकंड जो सब कमेटी है इसकी यहाँ पर एक्टिविटीज़ थी, अरेंज करना है बल्लक कार्ट्स और प्रोक्योर करना है फूड सोल्जर्स के लिए, और फूड और किसके लिए, एनिमल्स के लिए। और यहाँ पर सर्वेंट्स लेकर आने हैं, रिक्रूट करने हैं, और यहाँ पर सर्वेंट्स रिक्रूट करने हैं एंड आर्टिशंस रिक्रूट करने हैं, ताकि इन सोल्जर्स की वो देख रेख कर सकें, ठीक है, इनको लुक आफ्टर इनकी कर सकें। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा और किस प्रकार से मेगास्थनीज ने कमेटी के बारे में लिखा है। उसके बाद मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी है, इंडिका, याद रखना। उसके बाद देखो उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट आपको एमसीक्यूज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। चोला, चेरा, पांड्यास, इनके बारे में भी तमिल संगम टेक्स्ट में हमें मेंशन देखने को मिलता है। चोल, चेर, पांड्या ये भी उस टाइम पे डेवलप कर रहे थे जब यहाँ पर नॉर्थ इंडिया पे क्या रूल कर रहा था, मौर्यन एम्पायर। और यहाँ पर कौन रूल कर रहा है, यहाँ पर चोल, चेर, पांड्या जैसे जो हैं किंगडम ये रूल कर रहे हैं। उसके बाद जो सातवाहन्स हैं, साक्स हैं, ये भी एक तरीके से डेवलप होते हैं अलग अलग टाइम पे। ट्रेड वो कर रहे थे, ट्रेड से वो मोस्टली पैसा अपना जनरेट कर रहे थे। अब देखो मौर्यन एम्पायर का एंड हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर पोस्ट मौर्यंस आएंगे। तो पोस्ट मौर्यंस के अंदर हम कुछ के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि कुशाण्स आएंगे, गुप्ता एम्पायर आएगा, ठीक है। तो कुशाण्स टाइटल अडॉप्ट करते हैं, देवापुत्रा, सन ऑफ गॉड। और एक तरीके से देखो कोई भी यहाँ पर किंग टाइटल अडॉप्ट कर रहा है तो वो एक तरीके से पावर दिखाना चाहता है कि हम भगवान के पुत्र हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये इंस्पायर्ड थे फ्रॉम द चाइनीज रूलर्स जो कि अपने आप को सन ऑफ हेवन बोलते थे। अब सोर्सेज कौन कौन से, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, स्कल्पचर और टेक्स्ट हमें मिलते हैं जो कि बताते हैं किसके बारे में, कुशाण्स के बारे में। कनिष्क एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं पावरफुल रूलर थे, कुशाण रूलर थे। गुप्ता एम्पायर भी डेवलप होता है आफ्टर, यहाँ पर क्या था कि हम बोल सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर भी डेवलप होता है और ये सामंत पे डिपेंड थे। देखो यहाँ पर क्या है, इतना बड़ा एम्पायर है तो उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग टेरिटरी में, और ये सामंत को दे दी, पर्सन को दे दी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर से टैक्स कलेक्ट करके हमको दो, और आपको मिलिट्री भी मेंटेन करके रखनी है। कल को हम किसी भी जगह पे अटैक करेंगे, किसी भी दूसरे नेबरिंग उस पर अटैक
अटैक करेंगे यहाँ पर किंगडम पे, तो हम आपसे ही मदद मांगेंगे मिलिट्री की, आर्मी की, तो वो मेंटेन करो, टैक्स कलेक्ट करो पीसेंट से अपने एरिया में और हमको दो। तो ये सामंत सिस्टम डेवलप हुआ था, जो कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं बाद में सामंत पावरफुल बन जाएगा और अपनी टेरिटरी को इंडिपेंडेंट कर लेगा। सोर्सेज कौन कौन से? गुप्ता एम्पायर के कॉइन्स हो गए, लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस, प्रशस्तीज को कंपोज किया जाता है इन प्रेज ऑफ किंग बाय द पोएट्स। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पर बोला जाता है। इसको कंपोज किया गया संस्कृत में बाय हरिसेन, जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो किसने इसको कंपोज किया है? बाय द हरिसेन, जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। तो गुप्तास के बारे में भी हमने देख लिया, सामंत सिस्टम, उनके सोर्सेज, राइट। अब यहाँ पर 3 स्ट्रैटेजी को यूज़ करा रहा था प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो वो टाइम है उसको टर्निंग पॉइंट बोला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर आयरन की, यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं जो आयरन है उसकी यूज़ स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो प्लो है उसका यूज़ कर रहे हैं, आयरन प्लो का यूज़ करा रहा है। ट्रांसप्लांटेशन एक टेक्निक होती है जिसका यूज़ उस टाइम पे होना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन के अंदर किसी भी यहाँ पर जो सैम्पलिंग है उसको क्या करना पड़ता है, पहले एक जगह पे यहाँ पर उसको उगाओ जो सीड है उसको, उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, उसको दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट, बड़े एरिया पे जहाँ पर एरिया ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसप्लांटेशन होती है, ठीक है। इरिगेशन का यूज़ किया जा रहा था, वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स बनवाए जा रहे थे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो एक क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद डिफरेंसेस भी हमें मिलते हैं देखने को रूरल सोसाइटी में, जैसे कि गाहापति जो कि हेड मास्टर ओनर थे हाउस होल्ड के, जो कि एक तरीके से वीमेन हो गए, स्लेव्स हो गए, वर्कर्स हो गए, अपने चिल्ड्रन हो गए, उनके ऊपर अपना दबदबा दिखाते थे, डोमिनेंस दिखाते थे, ठीक है, पावर एक्सरसाइज करते थे उनके ऊपर। तो हम बोल सकते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। अर्ली तमिल जो लिटरेचर है, संगम टेक्स्ट है, वो मेंशन करता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल के बारे में विलेज के अंदर। जैसे कि वेलालर हैं जो कि लार्ज लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास काफ़ी बड़ा लैंड है। उजहावर हैं जो कि प्लोमैन है, जो कि हम बोल सकते हैं इतना इनके पास लैंड नहीं है, लैंड ओनर्स के नीचे हैं। और अधिमई जो कि स्लेव्स हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के हमें जो डिफरेंसेस हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं रूरल सोसाइटी के अंदर। तो हमने पोस्ट मॉडर्न्स के बारे में देख लिया, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ की जा रही हैं फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी। उसके बाद यहाँ पर लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स के बारे में, एलिट्स के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर लैंड ग्रांट का एविडेंस भी मिलता है हमको। क्यों? देखो लैंड को क्यों दिया जा रहा था यहाँ पर दान में। देखो क्या होगा, लैंड को अगर दान में दिया जाएगा ब्राह्मण्स को, या फिर हम बोल सकते हैं किसी और को, ठीक है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, तो उससे हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ या फिर हम बोल सकते हैं जो लैंडलेस है उनको क्यों दिया जा रहा था, ताकि वो एग्रीकल्चर करें, उससे जो टैक्स का पैसा आएगा यहाँ पर किसके पास, किंग के पास, तो उसकी पावर बढ़ेगी। पावर को इंक्रीज करने के लिए पावर दिखती है इससे किंग की, कि इनके पास कितना लैंड है, वो अब आम जनता में अपने लैंड को बांट रहे हैं, ब्राह्मण्स को वो लैंड दे रहे हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को वो लैंड डोनेट कर रहे हैं। तो हमें सोर्स मिलते हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस संस्कृत में पहले लिखे गए थे, उसके बाद इनको लोकल लैंग्वेज में भी लिखना स्टार्ट कर दिया गया। तो सोर्सेज मिलते हैं इंस्क्रिप्शन, जिनके अंदर लैंड ग्रांट्स के बारे में लिखा है। अग्रहारा वो लैंड होता था जो कि ग्रांट किया जाता था किसको, ब्राह्मण को। तो जो ब्राह्मण को लैंड दिया जाता था उसको अग्रहारा बोलते हैं। तो ब्राह्मण्स को भी लैंड दिए जाते थे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो वेरिएशन है इन साइज ऑफ द लैंड डोनेटेड, अब ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये वैरी करता था कि किस प्रकार का लैंड दिया जा रहा है और किस साइज का है वो। उसके साथ साथ जो लीगल टेक्स्ट है, संस्कृत टेक्स्ट है, उनमें ये मेंशन है कि जो वीमेन है उनको एक तरीके से कोई भी इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं होगा रिसोर्सेज का, जैसे कि लैंड हो गया। बट हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है प्रभावती गुप्त का। देखो प्रभावती गुप्त की स्टोरी लेट मी एक्सप्लेन हियर। तो प्रभावती गुप्त यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो गुप्ता रूलर थे उनकी जो यहाँ पर डॉटर थी, राइट। तो क्या होता है, इनकी शादी होती है किससे, वकाटक यहाँ पर जो डायनेस्टी के रूलर हैं, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है इनके यहाँ पर हस्बैंड की। उसके बाद ये उनका लैंड, उनका थ्रोन एक्वायर करती हैं और यहाँ पर रानी बनती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या करती हैं, एक्वायर करती हैं किसको, लैंड को। तो एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है प्रभावती गुप्त का, लेकिन ये अलाउ नहीं था कि वीमेन क्या करे, जो रिसोर्स है उसको एक्सेस करे, लैंड को एक्वायर करे, लेकिन ये थ्रोन एक्वायर करती है अपने हस्बैंड का। उसके बाद यहाँ पर ये इससे पता चलता है कि जो लीगल टैक्स के प्रोविजंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, कुछ एक्सेप्शंस हैं इनके अंदर। और जो आइडिया है रूरल पॉपुलेशन का वो भी मिलता है इन इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करके। जो भी इंस्क्रिप्शंस में लैंड ग्रांट्स के बारे में लिखा गया है ना, कि इन लैंड को दिया जा, इस पर्टिकुलर लैंड को इसको दिया गया,
क्यों दिया गया? तो ये जो ब्राह्मण्स हैं, पीजेंट्स हैं, जो कि रूरल पॉपुलेशन थी, मतलब कि जो लोग यहाँ पर गांव में कौन कौन से लोग रह रहे थे उनके बारे में भी पता चलता है। तो उस टाइम पे लैंड दान में दिया जा रहा था, जो लोग हैं उनको दिया जा रहा था। यहाँ पर ब्राह्मण्स को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, कोई टेम्पल है उसको और लैंड दान में दे दिया ताकि वो और भी अपनी रिलीजियस एक्टिविटी कर सके। अगर हारा क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक्सेप्शन हमने देखा प्रभावती गुप्त का, जो कि एक तरीके से थ्रोन एक्वायर करती हैं, और हमें जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो सोर्स हैं फॉर दी लैंड ग्रांट्स। उसके साथ साथ यहाँ पर नई नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी, जैसे कि वो कैपिटल थी महाजनपद की। पाटलिपुत्रा डेवलप होती है एज अ रिवर राइन रूट, उज्जैन डेवलप होती है एज अ लैंड रूट, पुहार एज अ कोस्टल प्लेस जहाँ से ट्रेड बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा था, राइट। पुहार साउथ के अंदर है। और यहाँ पर मथुरा डेवलप होती है, वर्दी सेंटर ऑफ कमर्शियल, कल्चरल, पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी कि कई सारी सिटीज़ भी उस टाइम पर डेवलप हो रही थी। मथुरा तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो रिलीजियस कल्चरल जो एक्टिविटी है उसके लिए काफ़ी फेमस है। लाइक यहाँ पर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी डेवलप होता है। उसके बाद यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें हम, तो हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो इसको मोस्टली ये माना जाता है कि रिच पीपल यूज़ करते थे। ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वैसल्स, फिग्यूराइंस मेड ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ मटेरियल हमें मिलते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ग्लास, आइवरी, टेराकोटा। तो इस प्रकार के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शंस उन गिफ्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिए जा रहे हैं। लाइक कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, लाइक यहाँ पर कोई भी टेम्पल है, उसको आपने कोई भी गिफ्ट दिया, कोई ज़मीन दान में दे दी, तो यहाँ पर उसको रिकॉर्ड किया जाता था, तो उनको वोटिव इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो नेम है, ऑक्यूपेशन है डोनर का, जो कि डोनेट कर रहा है, उसके बाद उसका नेम और ऑक्यूपेशन भी मेंशन होता था, जिससे पता लग जाता था कि एक तरीके से किस प्रकार के कौन कौन से टाइप के जो लोग हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं। तो देखो, कोई भी यहाँ पर एक तरीके से दान में दे रहा है, कुछ भी चीज़ें गिफ्ट कर रहा है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो वो उस एक तरीके से इंस्क्रिप्शन बनवाता था, ठीक है, डेवलप करवाता था, तो उस पर अपना नाम लिखवाता था, ऑक्यूपेशन क्या है। तो वो इंस्क्रिप्शन हमें मिली है जो कि बताती है कि उस टाइम पे किस किस टाइप के लोग रहते थे। तो वॉशिंग फोल्क मिलते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन को फॉलो करने वाले। वीवर्स हो गए यहाँ पर, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पोर्टर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिसर्स, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स और इवन किंग्स ऑल्सो, राइट। और उसके साथ साथ श्रेणीज भी क्या करते थे, जो श्रेणीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है मर्चेंट के ग्रुप हैं श्रेणीज, तो ये भी डेवलप हो रहे थे उस टाइम पे। और यहाँ पर हमें मिलता है कि जो श्रेणीज है वो भी डेवलप हो रहे थे, और उनका भी मेंशन मिलता है वोटिव इंस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद ट्रेड किस प्रकार का हो रहा था, तो ट्रेड बहुत प्रॉस्परस था। लैंड और सी रूट दोनों को यूज़ किया जा रहा था ट्रेड के अंदर। ट्रेड होता था रोमन एम्पायर के साथ, जो इंडिया की जो यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, स्पाइसेस लाइक पेपर, स्पेशली पेपर, ये बहुत फेमस थे रोमन एम्पायर के अंदर। सोल्ट, ग्रेन, क्लोथ, मेटल ऑर्स और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, इनका बहुत ट्रेड किया जा रहा था उस टाइम पे। और जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स हैं उनको यहाँ पर बोला जाता था यहाँ पर मसत्तु वन, तो मसत्तु यहाँ पर वन बोला जाता था तमिल के अंदर। एंड सेठीज एंड सत्तावाहास, तो यहाँ पर सत्तावाहास प्राकृत के अंदर ये बहुत रिच थे, जो कि डेवलप कर रहे थे ट्रेड की वजह से, काफ़ी ये रिच हो गए थे। तो आपको ये जो नेम है ये भी याद रखने हैं, सक्सेसफुल मर्चेंट्स हैं। उसके बाद कॉइन्स भी डेवलप हो रहे हैं, राइट। तो कॉइन्स, जो पहले कॉइन जिनको एक तरीके से जिन पे जो किंग का नेम और उसकी इमेज थी, उसको किस डायनेस्टी के रूलर ने हम बोल सकते हैं डेवलप किया, तो वो थे इंडो ग्रीक्स। और पहले गोल्ड कॉइन को किसने इशू किया, कुशान्स ने किया। और यहाँ पर गोल्ड कॉइन हमें किस डायनेस्टी के दौरान, जो मोस्टली हम बोल सकते हैं प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन में मिलते हैं, प्रॉपर डेवलप होते हुए मिलते हैं देखने को, तो यहाँ पर वो थे यहाँ पर गुप्ता रूलर्स। और न्यूमिस्मैटिक क्या होती है, स्टडी होती है कॉइन्स की। देखो, कॉइन्स की स्टडी करके हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, डायनेस्टीज कौन कौन सी रूल करती थी, उनकी इमेज मिलती है किंग की, उसके साथ साथ उनका टाइम पीरियड मिल जाता है, उनका नेम मिलता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और एविडेंस भी मिलता है ट्रेड का, ठीक है। तो यहाँ पर कॉइन्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो उनको यूज़ किया जा रहा है ट्रेड के अंदर। और उसके साथ साथ हमें कॉइन्स मिले हैं रोमन एम्पायर के इंडिया के अंदर। अब वही चीज़ है, उड़ के तो अपने आप आएंगे नहीं वो कॉइन्स। इट मीन्स यहाँ पर इन्होंने अपना सामान दिया होगा, इंडिया ने ट्रेड किया होगा, और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किया होगा सामान, उसके बदले में कॉइन्स मिले रोमन एम्पायर के। तो इट मीन्स ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से प्रॉस्परस था उस टाइम पे। और यहाँ पर कॉइन्स की सर्कुलेशन भी अच्छी थी। बाद में जो कॉइन की सर्कुलेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद लिमिटेशन की बात कर लें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है और काफ़ी रिपीट होता है ये इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो जो लेटर थे वो फेंटली रिटर्न होते हैं, मतलब कि कौन कौन से लिमिटेशन है इंस्क्रिप्शन के। अब आप कोई भी इंस्क्रिप्शन को स्टडी कर रहे हो तो उसको आपको पढ़ते टाइम कौन कौन सी दिक्कत आएंगी,
और एपिग्राफी क्या होती है, स्टडी है इंस्क्रिप्शन की, राइट। तो लेटर्स फेंटली होते हैं, धुंधले लिखे होते हैं, कुछ लेटर मिसिंग होते हैं, डैमेज फॉर्म में मिलता है, समझ नहीं पाते, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उनका जो कोई पर्टिकुलर सिंबल है उसका मीनिंग समझ में नहीं आता कि वो क्या लिखा है। और हर चीज़ यहाँ पर जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है वो हर चीज़ मेंशन नहीं होती इंस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर जॉय हो गया, सोरो हो गया, यहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं उनकी डेली लाइफ हो गई, उनकी रोज़ ज़िंदगी हो गई, उसके बारे में उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो गई रूटीन वाली, उसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं मिलता इंस्क्रिप्शन में। इट मीन्स इंस्क्रिप्शन में हमें मोस्टली वही चीज़ मिलेंगी, राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा, कहाँ वो जीता, जो नॉर्मल लोग हैं उनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इंस्क्रिप्शन में, राइट। बाकी क्वेश्चन वाली वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि इन्हीं पॉइंट से आपको कैसे बड़े बड़ी लाइन बनानी है और अपना आंसर फ्रेम करना है 3 मार्क का। चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो यहाँ पर देखो इस चैप्टर के अंदर अगेन भाई हमारा जो 600 BCE है टू 600 CE, इसका ये जो हमारा टाइम पीरियड है इसी की हम स्टडी करेंगे और जो सोशल लाइफ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सोशल लाइफ को जानने के लिए हमने जो सोर्स यूज़ किया है वो यूज़ किया है महाभारत। तो जो क्रिटिकल एडिशन है महाभारत का उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो क्रिटिकल एडिशन का मतलब क्या है, देखो महाभारत हम बोल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑथर का, किसी एक सिंगल ऑथर का काम नहीं है, बल्कि हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं किसके, महाभारत के। उन सभी को कलेक्ट किया गया और उसमें जो भी कॉमन है उसको एक तरीके से प्रिपेयर करके उसका क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया गया, उसको कलेक्ट करके। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है जो कि 1919 में स्टार्ट होता है ये प्रोजेक्ट। इसके लीडर थे VS सुक्थांकर प्लस में डजन ऑफ स्कॉलर्स। इनको काम दिया गया कि इनको प्रिपेयर करना है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। इनका काम था कि जो भी संस्कृत के मनुस्क्रिप्ट्स हैं टेक्स्ट के महाभारत के, जो कि अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, उसको कलेक्ट करके लेकर आना है, उनको कंपेयर करना है और जो भी कॉमन चीज़ें हैं उनको लिख देनी है और उसका एक क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये पब्लिश करते हैं सेवरल वॉल्यूम्स रनिंग इनटू 13,000 पेजेस। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको 47 ईयर लगते हैं कंप्लीट होने में। फैमिलीज़ की यहाँ पर हम बात करें तो फैमिलीज़ यूजुअली लार्जर नेटवर्क होते थे पीपल के, डिफाइंड एज रिलेटिव्स और किन फोल्क, यानी कि उस टाइम पे बड़ी बड़ी फैमिली होती थी। रिलेटिव्स को भी वो मोस्टली अपना जो कज़न वगैरह है उनको भी अपना जो ब्लड है उसका पार्ट मानते थे, कि अपनी फैमिली का पार्ट मानते थे। तो किन फोल्क हमें मिलते हैं, राइट। पैट्रिलिनी के बारे में आपकी बुक में मेंशन है। पैट्रिलिनी का मतलब होता है जो भी रिसोर्सेज हैं वो फादर से सन की तरफ यहाँ पर जाते हैं और सन से ग्रैंड सन की तरफ जाते हैं। तो फादर से ट्रांसफ़र होते हैं जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सन की तरफ, ठीक है, फ्रॉम फादर टू सन एंड फ्रॉम सन टू ग्रैंड सन। और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहता है। यहाँ पर अगर जो मैट्रिलिनी की बात करें ये अपोजिट है टू दी पैट्रिलिनी। यहाँ पर जो डिसेंट है वो ट्रेस होता है फ्रॉम यहाँ पर मदर की साइड से, राइट। अब ये जो महाभारत है उसमें भी हमें पैट्रिलिनी का मेंशन मिलता है। और जो वेरिएशन है प्रैक्टिस के अंदर, यानी कि ये जो पैट्रिलिनी हो रही है इसके अंदर भी वेरिएशन भी मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर सपोज कोई फादर है, उसका कोई यहाँ पर सन नहीं है, तो उसके ब्रदर को मिल जाएगा वो उनका यहाँ पर जो भी आप बोल सकते हो किंगडम बोल सकते हो इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। किंगडम हो गया, उनके जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनकी डेथ के बाद तो उनके ब्रदर को मिल जाएंगे। और उसके बाद हम बोल सकते हैं जो वीमेन है उनको भी मिलते हैं, बट यहाँ पर वीमेन, देखो वीमेन का एक तरीके से हम बोल सकते हैं नहीं मिलते थे। बट अगर हम एक एक्सेप्शन देखें प्रभावती गुप्त का, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि वीमेन के पास राइट तो नहीं था, बट एक हमारे पास एक्सेप्शन है किसका, प्रभावती गुप्त का। तो महाभारत के अंदर मेंशन देखने को मिलता है पैट्रिलिनी का। वेरिएशन थे प्रैक्टिस के अंदर, जो ब्रदर है वो ले सकता है अगर यहाँ पर सन नहीं है फादर का, जो भी उनके रिसोर्स हैं उनको। वीमेन के पास राइट नहीं है, बट हमारे पास एक एक्सेप्शन है प्रभावती गुप्त का। और मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज ऋग्वेदा, इसके अंदर भी मेंशन मिलता है पैट्रिलिनी का, राइट। सो पैट्रिलिनी जहाँ पर रिसोर्सेज फादर से सन की तरफ जा रहे हैं, सन से ग्रैंड सन के पास जा रहे हैं। उसके बाद रूल्स क्या क्या है उस टाइम पे मैरिज को लेकर, तो डॉटर है उनका कोई भी क्लेम नहीं है टू द रिसोर्स ऑफ द हाउस होल्ड। उनकी शादी होगी वो अपने ससुराल में चली जाएंगी। दे वर मैरिड एट द राइट टाइम एंड टू द राइट पर्सन। और कन्यादान, यहाँ पर जो गिफ्ट ऑफ द डॉटर है इन मैरिज वॉज एन इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द फादर, जो कि आज भी है। यहाँ पर धर्मसूत्रा, जो धर्मशास्त्र के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे मैरिज को लेकर, राइट। और जो धर्मशास्त्र धर्मसूत्रास के अंदर 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में मेंशन है। इनमें से 4 गुड है और यहाँ पर 4 बैड हैं, आपको नहीं पढ़ना इनके बारे में। अब टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मैरिजेस, तो यहाँ पर टाइप्स हमें मिलती है 4 टाइप की, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पोलीगिनी एंड पोलिएंड्री।
एंडोगैमी के अंदर रेफर्स टू मैरिज विद इन ए यूनिट, यानी कि जो विद इन द कास्ट और हम बोल सकते हैं किन ग्रुप विद इन जो हो रही है उसी के अंदर हो रही है, वो एंडोगैमी है। एक्सोगैमी जो आउटसाइड यहाँ पर यूनिट हो रही है, आप इसको कास्ट ग्रुप कुछ भी बोल सकते हो। पॉलीगिनी एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पर एक मैन की सेवरल वाइफ्स होती हैं, और पॉलीएंड्री अपोजिट है इसका पॉलीगिनी का, यहाँ पर एक वीमेन के सेवरल हस्बैंड्स होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, आपको याद रखनी है, और रूल्स ऑफ मैरिज। गोत्रा की बात करें तो गोत्र सिस्टम उस टाइम पर डेवलप हो रहा था। अब किसी भी गोत्र का नाम कैसे पड़ता है, तो वो कोई भी ऋषि मुनि है उसके यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसके नेम पे पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर भारद्वाज एक यहाँ पर गोत्र है, और ऋषि भारद्वाज हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में रहे हैं। तो इस प्रकार से दो रूल्स थे रिलेटेड टू गोत्र। तो यहाँ पर जो गोत्र से रिलेटेड दो रूल्स थे वो थे, वीमेन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने फादर का गोत्र गिव अप करना पड़ेगा और अपने हस्बैंड का अडॉप्ट करना पड़ेगा मैरिज के बाद, और सेम गोत्र के मैरी भी नहीं कर सकते। और आपको ये रूल्स आज भी देखने को मिल जाएंगे सोसाइटी में। तो गोत्र ऑफ वुमेन को लेकर यहाँ पर ये रूल्स हैं। उसके साथ साथ एक्सेप्शन हमें मिलते हैं टू गोत्र। फॉर एग्जाम्पल जो ये एक्सेप्शन है टू गोत्र के जो रूल्स हैं उनको लेकर, जैसे कि जो वाइफ है सातवाहन किंग की, उन्होंने क्या किया, अपने फादर के गोत्र को नहीं छोड़ा और अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं किया, जो कि रूल है कि क्या करना पड़ेगा, अपने फादर के गोत्र को यहाँ पर गिव अप करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया। जो वाइफ है सातवाहन किंग की, सातवाहन याद आ रहा है, मैंने आपको मैप दिखाया था डेक्कन वाले पार्ट में, इन्होंने रूल किया था सातवाहन, आपको रिमेंबर रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो वाइफ ऑफ सातवाहन किंग रिटेन्ड देयर फादर्स गोत्र एंड नॉट अडॉप्ट देयर हस्बैंड गोत्र। और जो सातवाहन किंग्स हैं और उनकी वाइफ है, उनके सेम गोत्र भी थे, यानी कि रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है हर जगह पे। जिसके पास पैसा है, दबदबा है सोसाइटी में, वो इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ये रूल्स मोस्टली हमें मिलेंगे आम लोगों के लिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर वर्ण सिस्टम भी डेवलप हो रहा था। तो यहाँ पर वर्ण सिस्टम डेवलप होता है जहाँ पर पीपल को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। जैसे कि शूद्रास यहाँ पर नीचे लेवल पे, उसके बाद वैश्य, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण्स। इनकी ड्यूटीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए। तो ब्राह्मण का काम क्या है, अब देखो ये वर्ण सिस्टम को लेकर मैंने अलग से वीडियो अपलोड की हुई है, प्लीज़ उसको भी देख लेना। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको लेकर मैंने पहले से अपलोड की हुई है वीडियोज़ अलग अलग, ठीक है। तो वो आपको वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। ये भी आप वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। बट आपको और भी डिटेल में अच्छे तरीके से जानना है, ये तो 1 शॉट वीडियो है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा क्विकली चल रहे हैं, आपको वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर राइट ऑक्यूपेशन की बात करें तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्यास हैं, शूद्रास हैं। ब्राह्मण का काम है स्टडी करना और टीच करना वेदास, परफॉर्म करवाना सैक्रिफाइसेस, जो भी यहाँ पर यज्ञ वगैरह हो रहे हैं, रिसीव करना गिफ्ट्स। क्षत्रिय का काम है यहाँ पर एंगेज इन वॉरफेयर और प्रोटेक्ट करना पीपल को, जस्टिस प्रोवाइड करना, वेदास को पढ़ना, और गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म, सैक्रिफाइस परफॉर्म करवाते हैं। किससे करवाते हैं, ये सैक्रिफाइस परफॉर्म करवाते हैं यहाँ पर जो ये ब्राह्मण हैं उनसे। गिफ्ट ये क्या करते हैं, बनाते हैं, और गिफ्ट किसको देते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण्स को, जब भी तो यहाँ पर लिखा है रिसीव गिफ्ट्स। वेश्यास यहाँ पर, तो वेश्या यहाँ पर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म और ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। और शूद्रास, इन सभी जो ऊपर वाले वर्ण हैं इनको क्या करते हैं, सर्व करते हैं, इनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइम पे जो वर्ण सिस्टम है वो भी डेवलप हो रहा था। यहाँ पर 4 कैटेगरी के अंदर लोगों को डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, उनका अलग अलग काम था। अब यहाँ पर देखो ये जो रूल है ना कि क्षत्रिय ही राजा बनेगा, ठीक है, जो यहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो क्षत्रिय है वही राजा बनेगा, लेकिन यहाँ पर नॉन क्षत्रिय किंग भी हमें मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम ओनली क्षत्रिय कुड बिकम किंग्स, बट यहाँ पर हमें इसके एक्सेप्शन भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मौर्यन यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू जो बुद्धिस्ट यहाँ पर जो टेक्स्ट है उनके अकॉर्डिंग तो ये बोला जाता है कि भाई वो क्षत्रिय थे, लेकिन जो यहाँ पर ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट है उनके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि इनका ओरिजिन लो था, लो ओरिजिन के थे, तब भी ये किंग बने। शुंगास एंड कानवास ब्राह्मण थे, तब भी यहाँ पर ये किंग बनते हैं, क्षत्रिय नहीं थे। शाक्स यहाँ पर मलिचास थे, ठीक है, मलिचास थे, और बारबेरियंस और आउटसाइडर्स थे, तब भी यहाँ पर ये किंग बनते हैं। सातवाहन यहाँ पर गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी, वन ऑफ दी यहाँ पर पावरफुल रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, क्लेम करते हैं ब्राह्मण थे। इट मीन्स ये शो करता है, दिस शोज दैट वर्ण सिस्टम वॉज नॉट यूनिवर्सली फॉलो, वर्ण सिस्टम को यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर हमें बियॉन्ड दी 4 वर्ड ना सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो इसके साथ साथ ना अब कुछ ऐसे भी यहाँ पर होंगे, ऐसे भी तो काम होंगे ना जो कि इन 4 वर्ण के अंदर फिट नहीं होंगे। जैसे कि कोई यहाँ पर मटका बना रहा है, कुम्हार है, यहाँ पर कोई हम बोल सकते हैं गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, तो बाद में जातिज डेवलप होती हैं।
तो उस टाइम पे वर्ण सिस्टम डेवलप होता है, फिर जाति सिस्टम आता है, राइट। उसके बाद एक ऐसी भी कैटेगरी थी जिसको अलग आउटसाइड दी वर्ण सिस्टम रखा जा रहा है, वो थे अनटचेबल्स। तो इनको आउटसाइड दी वर्ण सिस्टम रखा जाता था, इनको इम्प्योर बोला जाता था, पीपल इनको टच करने से अवॉइड करते थे, इनको चांडाल बोला जाता था। मनुस्मृति एक टेक्स्ट है, इसके अंदर इनकी ड्यूटीज़ लिखी है अनटचेबल्स की। इनकी ड्यूटी थी क्रीमेशन करना है, मतलब जिसका कोई भी रिलेटिव नहीं है उसका आपको क्रीमेशन करना है, फैमिली मेंबर नहीं है उसका अंतिम संस्कार करना है, उसकी आपको कपड़े पहनने हैं, आपको आउटसाइड द विलेज रहना है। डिस्कार्डेड यूटेंसिल आपको क्या करने हैं, जो आपको इन द सेंस ये जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, अपने ऊपर मत ले लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनटचेबल्स हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, विलेज के आउटसाइड रहना है, क्रीमेशन करना है, डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं, क्लोथ डैट के जो है उनको यूज़ करना है, ऑर्नामेंट्स आयरन के उनको यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर जो फायान है, जो कि यहाँ पर 5th सेंचुरी के अंदर, 5th सेंचुरी के आसपास इंडिया में आते हैं, इनके अकॉर्डिंग इन्हें ना साउंड अ क्लैपर, यानी कि अगर इन्हें स्ट्रीट में एंटर होना है तो इन्हें तालियां बजानी पड़ती थी, ताकि जो और भी नॉर्मल लोग हैं इनकी ताली की आवाज़ सुन के अपने घर के अंदर हो जाएं और इनको देखने से बचें। देख रहे हो किस प्रकार का सिस्टम था अनटचेबिलिटी का, यहाँ से ओरिजिन होता है अनटचेबिलिटी का, जिसको एक तरीके से BR अम्बेडकर ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद ह्यूएनसांग फोर्स, ह्यूएनसांग जो कि 7th सेंचुरी के आसपास इंडिया में आते हैं, ये फोर्स, ये चाइनीज़ पिलग्रिम थे दोनों के दोनों, ठीक है। ये फोर्स करते हैं, मतलब कि एक तरीके से ह्यूएनसांग के अकॉर्डिंग फोर्स किया जाता है इनको कि वो आउटसाइड द सिटी रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनको फोर्स किया जाता है कि वो आउटसाइड द सिटी रहे। तो इनके अकॉर्डिंग है फायान, ह्यूएनसांग जैसे चाइनीज़ पिलग्रिम इनके बारे में लिख रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर होता था अनटचेबिलिटी, उस टाइम से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर महाभारत के बारे में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने महाभारत को एज अ टेक्स्ट यूज़ किया इस चैप्टर के अंदर, तो इसके बारे में जानना तो थोड़ा बहुत बनता है। तो लैंग्वेज और कंटेंट क्या है महाभारत का, और ऑथर्स और डेट्स यहाँ पर हम देखते हैं। देखो, लैंग्वेज और जो कंटेंट है महाभारत का, उसके बारे में बात करें तो महाभारत संस्कृत में लिखती है, स्टार्टिंग में संस्कृत में लिखी जाती है, उसके बाद और भी लैंग्वेज में लिखी जाती है। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जो क्लासीफाई करते हैं कंटेंट को दो पार्ट्स के अंदर, दो टेक्स्ट के अंदर, पहला नरेटिव, दूसरा डायडेक्टिक। नरेटिव के अंदर इसकी स्टोरी पार्ट लिखा है, महाभारत का स्टोरी वाला पार्ट लिखा है, जो भी कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है, इस प्रकार से। डायडेक्टिक वो पार्ट है जिसमें सोशल नॉर्म्स लिखे हैं, सोशल आइडिया लिखा है, लाइक भगवत गीता वाला पार्ट हम डायडेक्टिव में बोल सकते हैं कि उसके अंदर है। और इस डायडेक्टिक वाले पार्ट को बाद में जोड़ा गया, और ये वाटर टाइट नहीं है, मतलब कि कभी कभी नरेटिव वाला पार्ट डायडेक्टिव में मिल जाता है देखने को, और डायडेक्टिक वाला नरेटिव के अंदर। तो ये वाटर टाइट हम नहीं बोल सकते कि डिवीजन है दोनों के बीच में, राइट। तो लैंग्वेज एंड कंटेंट के बारे में देखा, लैंग्वेज संस्कृत है, और यहाँ पर जो कंटेंट है उसको यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, नरेटिव, डायडेक्टिक। उसके बाद ऑथर्स और डेट की बात करें तो ऑथर की बात करें तो इनिशियली कंपोज किया गया जो चैरियोटर बार्ड्स हैं, यानी कि जो भी सारथी इनके होते थे, इनको लड़ाई करने ले जाते थे रथ पे बैठा के, तो इन्होंने क्या किया, पोएम्स को कंपोज किया, जिनको बाद में ओरली यहाँ पर ओरली वो क्या होती थी, यहाँ पर एक तरीके से ट्रांसफ़र होती थी, ठीक है। बाद में यहाँ पर ऑथर व्यास क्या करते हैं, इनको माना जाता है कि एक तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन था महाभारत को लिखने में। बाकी आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, यहाँ पर ये डिक्टेट करते हैं, गणेश जो थे, लॉर्ड गणेश, वो लिखते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो लेकिन माना जाता है कि जो वेद व्यास है उन्होंने जो महाभारत है उसको लिखा है, बाकी एक सिंगल ऑथर नहीं है महाभारत के, बाद में और भी ऑथर्स आएंगे जो कि अपने अलग वर्जन लिखेंगे। उन्हीं वर्जन को ही तो कलेक्ट करके क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया गया था VS सुक्थांकर की लीडरशिप के अंडर, राइट, जो हमने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में पढ़ा है। उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो है अराउंड 200 BCE टू 200 CE, और जो डायडेक्टिक पार्ट को मैंने बोला बाद में जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया 200 टू 400 CE, यानी कि 200 टू 400 CE के बीच में, राइट। तो ये टाइम पीरियड है। तो लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है, बाद में और भी लैंग्वेज में लिखी गई है। कंटेंट हमने देख लिया, दो पार्ट में डिवाइडेड है, नरेटिव एंड डायडेक्टिक। ऑथर्स हमने देख लिए वेद व्यास, प्लस में अदर ऑथर्स भी है, बाद में आएंगे। और यहाँ पर डेट्स के बारे में दो डेट है, टाइम पीरियड अलग अलग है, नरेटिव का अलग है, डायडेक्टिक का अलग है। नाउ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है अ डायनामिक टेक्स्ट। महाभारत को क्यों डायनामिक टेक्स्ट बोला जाता है, एक ऐसा टेक्स्ट जो कि स्टैटिक नहीं है, चेंज हो रहा है। देखो, जो महाभारत है ना, मैंने जैसे कि आपको बताया, वो एक तरीके से ना संस्कृत में ही स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि उसको और भी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में लिखा गया है। उसकी जो स्टोरी है उसको अलग अलग तरीके से डाला गया है एपिक के अंदर, उसकी स्टोरी को अलग अलग तरीके से रिटोल्ड किया जाता है, हमें अलग अलग वर्जन मिलते हैं देखने को, अलग अलग ऑथर्स ने उसको लिखा है, उसके एपिसोड्स को डिपिक्ट किया जाता है स्कल्पचर के अंदर, पेंटिंग के अंदर। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक तरीके से जो एपिसोड्स हैं वह डिपिक्टेड
इन प्लेज, डांस एंड काइंड ऑफ नरेशंस। जो डिफरेंट काइंड ऑफ नरेशन है उनके थ्रू, प्लेज हो गए, डांस हो गए, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, इन सभी के थ्रू यहाँ पर जो एपिसोड्स हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है, दर्शाया जाता है महाभारत के। तो हम बोल सकते हैं अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से यहाँ पर उनके एपिसोड्स को दिखाया जा रहा है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है, कुछ अलग वर्जन में कुछ और स्टोरी लिखी है। मतलब मेन स्टोरी सेम है बट हमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज एक तरीके से मिलती हैं, थोड़ी थोड़ी अलग भी मिलती हैं चीज़ें जो अलग अलग वर्जन के अंदर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है। यहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। जो फर्स्ट यहाँ पर मिड फर्स्ट मिलीनियम BCE है, इसको हम बोलते हैं मेजर टर्निंग पॉइंट हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा था, नए नए जो थिंकर्स है वो एमर्ज हो रहे थे। जैसे कि यहाँ पर ज़ाराथुस्त्र ईरान के अंदर, कोंजी चाइना के अंदर, सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल ग्रीस के अंदर, और महावीरा गौतम बुद्धा इंडिया के अंदर। अब देखो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम रिलीजियस लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो वही रहने वाला है, BCE 600 BCE टू 600 CE, यही हमारा टाइम पीरियड रहने वाला है। इसमें हम रिलीजियस लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर नेचर वर्शिप स्टार्ट होती है, अग्नि की, इंद्र की, सोम की। उसके बाद सेक्रीफाइसेस भी होते थे, रजाशुया, अश्वमेधा। और यहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशन भी होते थे रिलीजन को लेकर। कुतागरशाला एक ऐसी जगह थी जो कि एक हट था पॉइंटेड रूफ के साथ, उसकी रूफ थोड़ी पॉइंटेड थी। तो यहाँ पर डिबेट एंड डिस्कशन होता था, जो रिलीजन है उससे रिलेटेड, यहाँ पर रिलीजियस लाइफ हो गई, फिलॉसफी हो गई, इनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन भी होता था। अब यहाँ पर हमारा इस चैप्टर के अंदर जो मेन फोकस है दैट इज ऑन दी महावीरा एंड गौतम बुद्धा। तो महावीरा के बारे में हमें देखना है, जो ऋषभ देव थे उन्होंने क्या किया है, जैनिज्म को फाउंड किया था, राइट। महावीरा जो थे वो क्या थे, यहाँ पर महावीरा वॉज दी 24th टीचर, और उनसे पहले 23 टीचर्स रह चुके थे, तीर्थंकर रह चुके थे जैनिज्म के। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है जैनिज्म का वो ये है कि जो एंटायर वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है। इवन स्टोन हो गए, रॉक हो गए, वाटर, हर किसी के अंदर लाइफ है। हमें किसी को इंजरी प्रोवाइड नहीं करनी है, स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स। और हमें जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा है उसको फॉलो करना है, नॉन वायलेंस को। उसके बाद यहाँ पर ये बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग, जो साइकिल है बर्थ की, रीबर्थ की, वो हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड होती है। और अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, इस यहाँ पर जो साइकिल ऑफ कर्म है इससे फ्री होना है, तो हमें एस्सेटिसिज्म यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और तपस्या करनी पड़ेगी, पेनेंस करनी पड़ेगी। ये रिक्वायर है टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म। उसके बाद यहाँ पर हमें मोनेस्टिक एक्सिस्टेंस यानी कि जो यहाँ पर साधु हैं उस तरीके से हमें रहना पड़ेगा अगर हमें सैल्वेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए तो। और यहाँ पर जो जैन मंक हैं वो क्या करते हैं, 5 यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं, वोज लेते हैं। जैसे कि हम किलिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसी को मारेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सेलिबेसी ऑब्जर्व करेंगे, शादी नहीं करेंगे, और कोई भी प्रॉपर्टी पॉजेस नहीं करेंगे। तो ये था मैसेज ऑफ महावीरा, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमें गौतम बुद्धा के बारे में जानना है। तो यहाँ पर जो सिद्धार्थ है, उनको बुद्धा भी बोला जाता है, वो यहाँ पर वॉज द सन ऑफ ए चीफ ऑफ द साक्या क्लैन, और इनका जन्म होता है लुम्बिनी के अंदर, नेपाल के अंदर। लुम्बिनी इज इन प्रेजेंट डे नेपाल। और यहाँ पर जब इनका जन्म होता है तो एस्ट्रोलॉजर से प्रिडिक्ट करते हैं ना कि जब ये जो बच्चा है ये देखेगा जो यहाँ पर हर्ष रियलिटीज़ हैं वर्ल्ड की, यहाँ पर सोसाइटी की हर्ष रियलिटीज़ को, तो ये अपने घर को छोड़ के चला जाएगा और एनलाइटनमेंट अटेन करेगा। तो ऐसा ही होता है, यहाँ पर वो चले जाते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर वो स्टोरी सुनी होगी जब यहाँ पर अपने सारथी को परसुएट करते हैं कि मुझे बाहर लेकर जाओ, जिनका नाम चन्ना होता है। उसके बाद वो कई सारी चीज़ें देखते हैं, डेड बॉडी देखते हैं। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाता है कि किस प्रकार से एक पर्सन बीमार है, तो ये आपको पता ही होगा इसके बारे में, राइट। तो यहाँ पर जो उसके बाद उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो साधु वगैरह हैं वो एक तरीके से मोस्टली खुश हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है सोसाइटी में क्या हो रहा है, बस वो अपनी दुनिया में आराम से रहते हैं, ठीक है। उन्हें जो मटेरियल वाली लाइफ है उस पर फोकस वो करते ही नहीं है। इसलिए बुद्धा भी सोचते हैं कि मैं भी इसी लाइफ को जीऊँगा, मोनेस्टिक लाइफ को, और वो अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर सोर्सेज मिलते हैं हमें, तो यहाँ पर सोर्सेज मिलते हैं और वो घर को छोड़ के जाते हैं और एनलाइटनमेंट अटेन करते हैं। तो सोर्स मिलते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, हैजियोग्राफी जो कि बायोग्राफी होती है किसी भी संत और रिलीजियस लीडर की। अब हमें कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिले हैं, तो यहाँ पर 3 मिले, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। सुत्त पिटक के अंदर टीचिंग्स के बारे में मेंशन है, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में। विनय पिटक के अंदर जो यहाँ पर संघ सिस्टम डेवलप होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा है कि भाई जिसको भी संघ को ज्वाइन करना है उसको इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और अभिधम पिटक के अंदर टीचिंग्स ही लिखी हैं बट थोड़े फिलोसॉफिकल वे में लिखी हैं। लाइक यहाँ पर वाटर को लिखा हुआ है क्या, H2O, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो टीचिंग्स ही हैं बट थोड़े फिलोसॉफिकल
तरीके से बताई हुई हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम टीचिंग्स की बात कर लें जो कि किस में गिवन है, तो यहाँ पर किस में गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हो सुत्त पिटक के अंदर गिवन है गौतम बुद्ध की टीचिंग्स। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है, यानी कि बहुत छोटा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कोई भी चीज़ परमानेंट और एटर्नल नहीं है। और यहाँ पर जो दुख है, सोरो है, वो बहुत कॉमन है, वो इंट्रिंसिक है टू ह्यूमन एक्सिस्टेंस। और हमें अगर इन ट्रबल से, इन यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है इनसे हमें बाहर निकलना है तो हमें मॉडरेशन का पाथ फॉलो करना पड़ेगा, मिडल पाथ फॉलो करना पड़ेगा। आपको इतनी तपस्या भी नहीं करनी और आपको इतना सेल्फ इंटेलिजेंस भी नहीं होना है। उसके बाद बुद्धा यहाँ पर बोलते हैं कि जो यहाँ पर ये वर्ल्ड बना है ना, ये जो सोशल वर्ल्ड बना है वो ह्यूमंस ने बनाया, ना कि ये डिवाइन ओरिजिन का है, राइट। तो यहाँ पर ये क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस है रादर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन। और बुद्धा एम्फासाइज करते हैं किसके ऊपर, इंडिविजुअल एजेंसी के ऊपर और राइटियस एक्शन के ऊपर, कि ये एक इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे जब भी आप जो यहाँ पर साइकिल ऑफ रीबर्थ है उससे फ्री हो सकते हो। यहाँ पर वो 8 फोल्ड पाथ के बारे में भी बताते हैं, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट आप इसके बारे में लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर वो बोलते हैं राइट व्यू होना चाहिए, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। अब यहाँ पर क्या होता है, गौतम बुद्ध के यहाँ पर जो फॉलोवर्स है वो संघ की स्थापना करते हैं। तो संघ क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा। और यहाँ पर भिक्खुस रहते थे। तो भिक्खुस वो पर्सन जो मेल होते थे जो कि ज्वाइन करते थे संघ को, ये सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे, ठीक है। हम बोल सकते हैं सिंपल लाइफस्टाइल, जैसे कि यहाँ पर एक बार ही दिन में खाना मांगना है, जो भी मिला उसमें सेटिस्फाई रहना है। यहाँ पर जो सिंपल लाइफस्टाइल जीनी है, मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ के आना पड़ेगा अगर आपको संघ को ज्वाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर जो वीमेन है उनको स्टार्टिंग में अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पर वन ऑफ द डियरेस्ट डिसाइपल थे आनंद। यहाँ पर तो यहाँ पर आनंद जो थे वन ऑफ द डियरेस्ट डिसाइपल थे गौतम बुद्ध के, ये यहाँ पर परसुएट करते हैं गौतम बुद्ध को कि जो आपको एक तरीके से वीमेन को भी अलाउ करना चाहिए संघ के अंदर। फिर बाद में वीमेन को भी अलाउ कर दिया, यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया। तो महाप्रजापति गौतमी जो कि फोस्टर मदर थी गौतम बुद्ध की, वो पहली भिक्खुनी बनती हैं। और जो बुद्धा के जो फॉलोवर थे ना, वो बहुत सारे सोशल ग्रुप से आते थे, हर कैटेगरी के लोग, हर ऑक्यूपेशन को फॉलो करने वाले लोग हमें संघ में मिल जाते थे। जैसे कि किंग हो गए, वेल्दी मैन, गाहापतीज, और हम्बलर फोल्क हो गए, वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्ट पीपल। तो ये सभी के सभी मिल जाते हैं हमें किसके अंदर, जो भी यहाँ पर ये संघ है इसके अंदर। उसके बाद जो स्तूप है वो क्या होता है, तो देखो स्तूप क्या होता है, स्तूप आप बोल सकते हो सेमी सर्कुलर माउंड होता है अर्थ के ऊपर। तो सेमी सर्कुलर माउंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्तूप कहते हैं। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका यहाँ पर, ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है हीप, राइट। स्तूपास एक तरीके से क्यों बनते थे, यहाँ पर कैसे बनते थे और स्ट्रक्चर क्या है स्तूप का। देखो क्यों बनते थे, यहाँ पर हुआ क्या, गौतम बुद्ध की डेथ के बाद यहाँ पर जो इन्होंने, डेथ नहीं मैं बोलूँगा, यहाँ पर उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। जब इनको महापरिनिर्वाण अटेन हुआ, हम बोल सकते हैं जब इनकी डेथ होती है, तो यहाँ पर होता क्या है, इनके जो फॉलोवर्स है वो इनसे पूछते हैं, मतलब इनको पता चल जाता है पहले से गौतम बुद्ध को कि अब मेरे प्राण जाने वाले हैं। तो वो इनसे पूछते हैं कि हम आपको किस तरीके से आपकी पूजा करेंगे, किस तरीके से आपको याद करेंगे, राइट। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि आपको क्या करना है, जो भी मेरे रैलिक्स है ना उनको किसी एक जगह पे रख देना, जो भी मेरे अवशेष होंगे, और वहाँ पर एक तरीके से आपको क्या करना है, उसके ऊपर कोई भी छोटा सा स्ट्रक्चर बना के ईंट वगैरह का उसकी परिक्रमा कर लेना। इस प्रकार से होता क्या है, स्तूपास बनने की शुरुआत होती है। और स्तूपास बनेंगे उन प्लेसेस पे बनेंगे जो कि गौतम बुद्ध से कनेक्टेड हैं और जहाँ पर उनके अवशेष को, रैलिक्स को डाला गया है। जैसे कि लुम्बिनी हो गया, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, सांची, ये सभी के सभी गौतम बुद्ध से लिंक है। लाइक यहाँ पर लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। सारनाथ में यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरीके से पहले यहाँ पर जो स्पीच है वो देते हैं, बोध गया के अंदर एनलाइटनमेंट अटेन करते हैं, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण अटेन होता है, और सांची के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट स्तूप, राइट। तो हम बोल सकते हैं क्यों बनवाए जा रहे हैं, बिकॉज वो प्लेसेस कनेक्टेड है विद द गौतम बुद्ध और वहाँ पर उनके रैलिक्स को डाला गया है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट नॉन एज अशोका वदाना, अशोका ने डिस्ट्रीब्यूट करे जो भी पोर्शंस हैं बुद्धा के रैलिक्स के टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास ओवर दैम, और कंस्ट्रक्शन करवाया। उसके बाद यहाँ पर कैसे बनते थे, तो डोनेशन दिया जाता था। डोनेशन कौन देता था, किंग्स, जैसे कि सातवाहंस, मौर्यंस, गिल्ड्स देते थे, वीमेन, मैन, इवन भिक्खूज एंड भिक्खुनीज भी यहाँ पर डोनेशन देते थे। और हमें इसका सोर्स क्या मिला है, इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उनका नेम, वो किस प्लेस से आते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, तो उसमें सब कुछ मेंशन है। तो उसको देख के हमें सोसाइटी के बारे में भी पता चलता है कि किस प्रकार से डोनेशन दिया जा रहा है हर कैटेगरी के जो पीपल हैं उनके द्वारा। सो मेंशन देयर नेम्स, द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे केम, as well as their occupation and the names of their relatives on the wall of stupas.
अब स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में बन जाता है कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात तो अंडा होता है, सेमी सर्कुलर माउंट ऑन द अर्थ, राइट, अंडा जो ये हीप है। उसके बाद एक बालकनी होती है जिसको हम हर्मिका बोलते हैं, जो कि अबोर्ड ऑफ गॉड शो करती है। यहाँ पर देवताओं की रहने की जगह है, गॉड जो भगवान है उनकी रहने की जगह है, अबोर्ड ऑफ द गॉड। उसके बाद आपको यष्टि मिलेगा। ठीक है, यष्टि के ऊपर आपको मिलता है क्या, छतरी। तो ये आपको याद रखना है, अंडा, हर्मिका, यष्टि, छतरी। उसके बाद यहाँ पर रैलिंग मिलेगी जिसको वेदिका बोला जाता है, जो कि इस सैक्रेड सेंटर को यहाँ पर क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। जो आउटर वर्ल्ड है, बाहर की जो दुनिया है, उससे सेपरेट कर रही है किसको, जो सैक्रेड सेंटर है, इंपॉर्टेंट सेंटर है, राइट। और आपको तोरण भी मिल जाएंगे जो कि गेटवेज हैं। तो आपको 4 मोस्टली स्तूप में गेटवे मिलेंगे चारों साइड से यहाँ पर एंट्री करने के लिए, तो तोरण आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सेमी सर्कुलर माउंट ऑन दी अर्थ अंडा, बालकनी हर्मिका, छतरी आपको मिलेगी, यष्टि मिलेगा, और आपको यहाँ पर जो रैलिंग है वो मिलेगी वेदिका, और गेट मिलेंगे तोरण। आपको इस प्रकार से माइंड में रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो आपको ये स्ट्रक्चर बना के आना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है वाई सांची स्तूपा है सर्वाइव्ड। तो सांची का स्तूपा क्यों सर्वाइव कर पाया, अमरावती का क्यों नहीं कर पाया। डायरेक्ट 8 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, तो ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको 8 मार्क्स दिला देगी आराम से, तो अच्छे से सुनना। देखो सांची स्तूपा को बनवाया किसने, अशोका ने, और ये प्रेजेंट डे एमपी में लोकेटेड है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1989 के अंदर। एक टाइम पे ये बहुत डेंजर में था, क्योंकि यहाँ पर ये अंग्रेज और जो वेरियस यूरोपियंस चाहते थे कि इसको वो ले जाएं, इसके जो ईस्टर्न गेट में उसको ले जाएं और वो अपने म्यूजियम के अंदर उसको रखें। लेकिन यहाँ पर जो ये शाहजहां जो बेगम है, जो कि यहाँ पर रूलर थी भोपाल की, इनकी परमिशन भी मांगते हैं ले जाने के लिए। बट वो क्या करती हैं, इनको ना यहाँ पर कास्ट, इनकी प्लास्टर कास्ट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी प्रोवाइड कर देती हैं, राइट, इनको फ्रेंच को और इंग्लिश को, और उससे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जो ये ओरिजिनल हमारा जो मेन स्तूपा है ओरिजिनल वाला, वो अपनी साइड पे रहता है। तो इस प्रकार से शाहजहां बेगम ने इंपॉर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसकी देखरेख करी। उसके बाद इनकी सक्सेसर यहाँ पर जो नेक्स्ट रूलर बनती है सुल्तान जहां बेगम, ये भी क्या करती है, मनी प्रोवाइड करती है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट, यानी कि प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है। अंग्रेज और यहाँ पर जो इंग्लिश हैं हम बोल सकते हैं, और जो यहाँ पर फ्रेंच है, वो आके एक तरीके से इनकी जो गेटवेज हैं उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको सेटिस्फाई कर दिया जा रहा है इन रूलर्स के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है रूलर्स का, शाहजहां बेगम का और सुल्तान जहां बेगम का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अमरावती का स्तूप क्यों नहीं बच पाया, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जो एक तरीके से सर्वाइव कर ही नहीं पाया था, बट इसके जो भी रिमेन्स बचे हुए थे ना उस टाइम तक, उसको भी एक तरीके से इधर उधर कर दिया जाता है। देखो 1796 के अंदर एक लोकल राजा चाहते थे कि मैं टेम्पल बनवाऊं, और उन्हें लगता था कि जो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो अवशेष बचे हैं इस स्तूप के, जो यहाँ पर रॉक वगैरह थे, उनको वो रिमूव करवाते थे, वहाँ से हटवा देते हैं, ठीक है, टुटवा देते हैं उसको। उन्हें लगता है वहाँ पर कोई खजाना होगा, और वहाँ पर वो टेम्पल बनवाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अब धीरे धीरे करके कई सारे ऐसे हम बोल सकते हैं लोग आएंगे जो कि क्या करेंगे, थोड़े थोड़े जो पार्ट हैं उसको वहाँ पर ले जाएंगे कि हम इसको रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ये किस टाइप का बना था, इस प्रकार से। यानी कि प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखा जाता। कभी कोई यहाँ पर अंग्रेज आ रहा है, कभी कोई और पर्सन आ रहा है कि हम इसको अपनी देश में ले जा रहे हैं, हम इसकी रिसर्च करेंगे, ये हमें अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी इसके अवशेष बचे थे, रिमेन्स बचे थे, उसको भी धीरे धीरे करके रिमूव कर लिया जाता है। बाकी पहले से ही हम बोल सकते हैं धीरे धीरे करके जब ये बना था उसके बाद से हम बोल सकते हैं इसका ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए ये सर्वाइव नहीं कर पाता। और जो थोड़े बहुत रैलिक्स बचे थे उसको भी ऐसे धीरे धीरे करके कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कोई यहाँ पर, हम अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर जो अंग्रेज है वो आएंगे, ठीक है, और भी यहाँ पर जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो भी आते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिसर्च करने के बहाने धीरे धीरे करके इसके जो स्लैब्स हैं उसको ले जाते हैं। तो यहाँ पर देयर माइट बी सम ट्रेजर इन 1854 वॉल्टर इलियट, जो कि कमिश्नर थे गुंटूर आंध्र प्रदेश के, वो विजिट करते हैं अमरावती को और कलेक्ट करते हैं सेवरल स्कल्पचर पैनल और मद्रास ले जाते हैं। वो डिस्कवर करते हैं कि जो रिमेन्स ऑफ द वेस्टर्न गेटवे एंड कंक्लूजन पे ये आते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है अमरावती का वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिशेंट बुद्धिस्ट स्तूपास जो कि अब तक बना है। और बाय द 1850s सम ऑफ द स्लैब्स फ्रॉम अमरावती हैड बिगिन टू बी टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाया जाता है, टू द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता, टू द इंडिया ऑफिस इन मद्रास एंड सम इवन टू लंदन। यानी कि एक तरीके से धीरे धीरे करके इसको ले जाया जा रहा है, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाता है।
और एच कोल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट, ये बोलता है कि ये बहुत सुसाइडल और इनडिफेंसिबल यानी कि असमर्थनीय पॉलिसी है कि किसी कोई कंट्री अलाउ कर रही है कि उसके जो ओरिजिनल वर्क है लोग उसको लूट के ले जाएं एंशंट आर्ट के, तो ये हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। हमारी यहाँ पर ये धरोहर है, हमें इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, अपनी धरोहर को, अपनी एंशंट आर्ट को। ये हमारी हिस्ट्री शो करते हैं, हमारा कल्चर शो करते हैं, राइट। तो अमरावती स्तूप का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता, स्तूप है यहाँ पर जो सांची का स्तूप है उसका रखा जाता है, इसलिए हम बोल सकते हैं सर्वाइव नहीं कर पाए अमरावती स्तूपा। उसके बाद यहाँ पर सिंबल्स ऑफ वर्शिप की बात करते हैं, तो जो इवेंट है इन द लाइफ ऑफ बुद्धा उसको यहाँ पर कई सारे सिंबल में शो किया जाता है, जो सांची का स्तूप है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो व्हील है वो क्या शो करता है, फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा, स्तूपा शो करता है महापरिनिर्वाण डेथ ऑफ द बुद्धा, ठीक है, शो करता है। और यहाँ पर जो एम्बटी सीट है अंडर बोधि ट्री, ये मेडिटेशन दिखाता है गौतम बुद्ध का। उसके साथ साथ कुछ ऐसे हमें स्कल्पचर भी मिलते हैं देखने को स्तूपा के अंदर। हम बोल सकते हैं स्तूपा के जो गेटवेज हैं उनमें डेकोरेट कर रखा है, किससे, जो अलग अलग ये स्कल्पचर्स हैं उनसे, तो हमें अलग अलग स्कल्पचर मिलते हैं। लाइक यहाँ पर साला भांजिका का मिलता है, एलिफेंट एट सांची, गजा लक्ष्मी एंड सरपेंट, इनके बारे में देखते हैं तो शाला भांजिका का मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ ये वीमेन है जिनके टच से जो यहाँ पर ट्रीज हैं वो एक तरीके से उनमें फ्लावर आ जाएंगे और वो फ्रूट बियर करने लगेंगे। यहाँ पर हमें कई सारे एनिमल्स लाइक एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकीज, कैटल, इनके हमें जो स्कल्पचर है वो भी देखने को मिलते हैं जो कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं। लाइक एलिफेंट हो गया, एलिफेंट दिखाता है कि कितनी पावर स्ट्रेंथ है ह्यूमन के अंदर, तो एलिफेंट का हमें मिलता है स्कल्पचर, और भी एनिमल्स का मिलता है। उसके बाद एक और मोटिव हमें मिलता है जहाँ पर जिसको बोला जा रहा है कि ये माया है यानी कि मदर है गौतम बुद्ध की, या फिर हम बोल सकते हैं गजा लक्ष्मी, अकॉर्डिंग टू सम, राइट, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस। तो यहाँ पर माया गजा लक्ष्मी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि इसके अंदर क्या है कि जो यहाँ पर ये माया या फिर गजा लक्ष्मी है, यहाँ पर ये जो एलिफेंट है वो क्या कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं उनके ऊपर। तो कुछ लोग यहाँ पर, कुछ हिस्टोरियंस इनको बोलते हैं माया है, गौतम बुद्ध की मदर है, या फिर गजा लक्ष्मी बोला जा रहा है। सरपेंट भी हमें मिल रहे हैं देखने को। इट मीन जो स्कल्पचर है ना, स्तूप मतलब जो स्तूपा है उसके अंदर अलग अलग स्कल्पचर मिल रहे हैं। जो भी यहाँ पर तोरण हमने देखे थे उनको प्रॉपर तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है, तो डेकोरेशन के अंदर अलग अलग स्कल्पचर मिल रहे हैं, उनका अलग अलग मीनिंग है, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पुरानी हिंदुइज्म है उसकी भी डेवलपमेंट होती है। वैष्णविज्म, शैविज्म डेवलप हो रहा था उस टाइम पे। वैष्णविज्म के अंदर लॉर्ड विष्णु की पूजा की जाती है, शैविज्म के अंदर लॉर्ड शिवा की। यहाँ पर अलग अलग जो अवतार्स हैं वो भगवान लेते हैं ताकि वो जो राक्षस वगैरह हैं उनका अंत कर सकें, एविल फोर्स का जो एविल फोर्सेज हैं उनका अंत कर सकें। 10 अवतार हमें मिलते हैं जो वैष्णविज्म के अंदर माने जाते हैं, ठीक है, जैसे कि बोर अवतार हो गए विष्णु के, हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से 10 अवतार हमें रिकॉग्नाइज किए जाते हैं विद इन दी ट्रेडिशन ऑफ वैष्णविज्म। उसके बाद यहाँ पर जो अलग अलग स्कल्पचर के थ्रू इनको डिपिक्ट किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है, और यहाँ पर अलग अलग सिंबल के थ्रू भी की जाती है। लाइक यहाँ पर लॉर्ड शिवा को सिंबोलाइज किया जाता है बाय द लिंगा, शिवलिंग। और क्या सोर्सेज हैं जो कि हमें बताते हैं हिंदुइज्म के बारे में, वैष्णविज्म के बारे में, शैविज्म के बारे में, तो पुराण से जिनको कंपाइल किया गया ब्राह्मण्स के द्वारा। अब देखो हिंदुइज्म उस टाइम पे डेवलप कर रहा था तो टेम्पल्स बनने की शुरुआत भी होती है। स्टार्टिंग में टेम्पल एक छोटा सा रूम हुआ करता था जिसको हम गर्भगृह बोल सकते हैं। बाद में इसके ऊपर क्या होगा, रूम के ऊपर क्या करेंगे, शिखर को ऐड करेंगे जो कि क्या होगा, एक टॉल स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके मंडप ऐड होगा और भी यहाँ पर असेंबली हॉल यहाँ पर डेवलप होंगे। यानी धीरे धीरे करके पहले स्टार्टिंग होती है गर्भगृह से, उसके बाद धीरे धीरे करके शिखर ऐड होगा, और भी जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। और प्रॉपर तरीके से आज जो हम टेम्पल्स देखते हैं जिसमें हर चीज़ की अरेंजमेंट मिलेगी, वाटर सप्लाई की, बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, गेटवेज हैं, असेंबली हॉल्स हैं, तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे टेम्पल बिल्डिंग भी स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके इसकी डेवलपमेंट होती है। हम देखेंगे विजयनगर वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है गोपुरम्स के बारे में, कितना जो गेटवे है उसके ऊपर कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि बहुत दूर से दिखा देता है कि ये क्या है, ये टेम्पल है, आसपास हमारे टेम्पल है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके डेवलपमेंट भी आती है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। तो यहाँ पर हमने देख लिए पूरे यहाँ पर 4 के 4 चैप्टर्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम क्या करते हैं, क्विक एक तरीके से 10 मिनट के अंदर क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस बुक के अंदर, फिर वीडियो को एंड करेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। लेट्स स्टार्ट। हमने स्टार्ट किया अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर 1 का नेम था ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। यहाँ पर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किया, वो किस प्रकार से इनका जो जीवन है वो चलता था। आर्कियोबोटेनिस्ट क्या बोलते हैं, आर्कियोजूलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, ये प्लांट के, एनिमल के प्रोडक्ट्स को खाया करते थे।
और हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर ये क्या करते थे, कई सारे सोर्सेज हमें मिलते हैं, हमने सोर्सेज के बारे में स्टडी किया है, हमने देखा है इनके मैप के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदारो, बानावाली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पढ़ना है तो मैप की वीडियो देख लेना। हमने इनकी टाउन प्लानिंग देखी, सीटाडल क्या है, लोअर टाउन क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर जो ब्रिक्स हैं उनको वो डेवलप कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है, ग्रिड पैटर्न ये शो कर रहा है, किस प्रकार से हमने इनकी जो एडवांसमेंट है साफ सफाई के प्रति जो इनकी हम बोल सकते हैं जो कंसर्न है उसको हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद हमने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखा, किस प्रकार का घर वो बनाते थे, किस प्रकार का घर था उनका। हमने ग्रेट बाथ देखा सीटाडल के अंदर, किस प्रकार से इसको बनाया जा रहा है और कोई भी यहाँ पर जो वाटर है उसकी लीकेज नहीं मिलती देखने को। यहाँ पर जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हमने देखा, किस प्रकार से सोशल डिफरेंसेस मिलते हैं हमें देखने को। बरियल्स, आर्टिफैक्ट्स के बारे में हमने देखा, किस प्रकार से बिलीफ है लाइफ आफ्टर डेथ का। आर्टिफैक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज के बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। चान्हूदारो एक फेमस साइट है क्राफ्ट प्रोडक्शन को लेकर, अलग अलग शेप में बीट्स बन रहे हैं, ठीक है, और कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी MCQs। उसके बाद कैसे आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह सेंटर रही होगी क्राफ्ट प्रोडक्शन की। उसके बाद हमने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती हैं मटेरियल को प्रोक्योर करने में, वो हमने देखा। यहाँ पर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उससे सामान लाया जा रहा था, बियॉन्ड दी सब कॉन्टिनेंट से सामान लाया जा रहा था। उसके बाद हमने सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में स्टडी किया, एरिथमेटिक स्क्रिप्ट के बारे में स्टडी किया जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। अब देखो यहाँ पर चर्ट के बारे में थोड़ा, यहाँ पर जो वेट के बारे में थोड़ा बताना रह गया। वेट के लिए वो यूज़ करते थे स्टोन को, ठीक है, चर्ट को वो यूज़, एक तरीके से स्टोन होता है ये चर्ट, ठीक है, इसको वो यूज़ करते थे वेट बनाने के लिए। वेट क्यूबिकल होते थे और हमें तराजू भी मिलती है देखने को। इट मीन्स वो क्या करते थे, तोलते थे प्रॉपर तरीके से सामान को, उसके बाद ही वो किसी और को देते थे। तो इस प्रकार से तराजू भी हमें मिलती है और उसके साथ क्यूबिकल जो यहाँ पर वेट सिस्टम है वो भी था। लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि वो कौन सा जो मेजरमेंट है वो फॉलो करते थे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। लाइक हम फॉलो करते हैं किलोग्राम, ग्राम, लेकिन हमें उनका नहीं पता कि वो कौन सा फॉलो करते थे जो सिस्टम है मेजरमेंट का, राइट, क्योंकि हमें कोई भी मार्किंग नहीं मिली उनके वेट के अंदर। तो चार्ट आपको याद रखना है। उसके बाद एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में देखा, कौन यहाँ पर क्या कहता है, किस हिस्टोरियन का क्या व्यू है, राजा था कि नहीं था उनकी सोसाइटी में। हमने देखा कैसे इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है, रीजंस के बारे में हमने देखा, और कैसे बाद में डिस्कवरी की जाती है। जॉन मार्शल 1924 में क्या डिक्लेयर करते हैं इसके बारे में हमने देखा। हमने देखा रिलीजियस लाइफ को इंटरप्रेट करने में कौन सी प्रॉब्लम आती है और कौन कौन से हमें चीज़ें मिली हैं जो कि उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में बताती हैं। उसके बाद हम चले थे अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। यहाँ पर हमने जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी किया था। हमने देखा किस प्रकार से सोर्सेज है महाजनपद डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो महाजनपद के क्या क्या फीचर्स हैं, किस प्रकार से क्या काम था, क्या ड्यूटी थी किसकी, राजा की। उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं वन ऑफ द पावरफुल महाजनपद बनता है मगध। तो इसके बारे में हमने स्टडी किया है कि मगध किस प्रकार से बनता है, कौन कौन से रीजंस थे इतना पावरफुल महाजनपद बन के हमें मिलता है देखने को। अर्ली एम्पायर के बारे में हमने, मॉडर्न एम्पायर के बारे में देखा, कौन कौन से सोर्सेज हैं। हमने देखा बैटल ऑफ कलिंगा, उसके बाद धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। धम्म महम्मद कौन थे, जेम्स प्रिंसेप ने किस प्रकार से ब्राह्मी खारोस्ती को डिसाइफर किया। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था मॉडर्न एम्पायर का। 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर थे। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की किताब लिखी है, कमेटीज़ के बारे में बताया कि इस कमेटी का क्या काम था। उसके बाद हमने देखा साउथ में भी कुछ डेवलप हो रहे थे एम्पायर, सातवाहन के बारे में थोड़ा सा हमने देखा। उसके बाद डिवाइन किंग्स के बारे में, पोस्ट मौर्यंस, यहाँ पर कुषाण्स आते हैं, गुप्ताज यहाँ पर आते हैं। गुप्ताज के बारे में हमने देखा प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जो कि हरिसेन ने कंपोज की है। प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रशस्ति मतलब उनकी तारीफ में की जाती थी, राजा की तारीफ में। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ की जा रही थी प्रोडक्शन को बढ़ाने में, कौन कौन से डिफरेंसेस थे रूरल सोसाइटी के अंदर, उनके बारे में हमने स्टडी किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कैसे लैंड को ग्रांट में दिया जा रहा था, लैंड ग्रांट्स हो रहा था, दान में जो है दिया जा रहा था किसको, जो लैंड है वो दिया जा रहा था। अग्रहारा के बारे में हमने देखा, प्रभावती गुप्त का हमने एक्सेप्शन देखा, इनका जो एक्सेप्शन है, इनका जो केस है उसके बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद न्यू सिटीज़ के बारे में हमने देखा है किस प्रकार से नई नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी, और यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन के बारे में भी स्टडी किया, वोटिंग इंस्क्रिप्शंस क्या हैं, राइट। उसके बाद हमने ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में जाना, कैसे ट्रेड हो रहा था रोमन एम्पायर के साथ, कॉइन्स डेवलप हो रहे थे, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पर जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको क्या करने में, जो यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस हैं उनको स्टडी करने में, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इनके बारे में हमने देखा। एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक क्या है, इन सब के बारे में देखा। तो ओवरऑल पॉलिटिकल लाइफ हमने जानी इस चैप्टर के अंदर। 3rd चैप्टर के अंदर हम गए, हमने किनशिप, कास्ट एंड क्लास हमने देखा। इट मीन्स हमने यहाँ पर सोशल लाइफ के बारे में जाना। हमने महाभारत को एज अ टेक्स्ट यूज़ किया इस चैप्टर के अंदर। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के बारे में हमने जाना कि क्रिटिकल एडिशन किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। पैट्रीलिनी क्या है, राइट।
उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से रूल्स थे मैरिजेस को लेकर, कितने प्रकार की यहाँ पर मैरिजेस होती थी, टाइप्स ऑफ मैरिजेस, 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस थी, गोत्रा ऑफ वीमेन को लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि एक तरीके से एक्सेप्शन टू दी रूल्स ऑफ गोत्रा फॉलो नहीं करते थे रूल्स को। हमने सातवाहंस के बारे में देखा, हमने वर्ण सिस्टम के बारे में देखा, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, हमने इनके बारे में देखा, कौन कौन से इनके जो भी हम बोल सकते हैं क्या इनकी ड्यूटीज़ थी, क्या वो काम करते थे। उसके बाद हमने नॉन क्षत्रिय किंग के बारे में जाना कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे भी सेक्शन था जो कि फॉलो नहीं करता था इन रूल्स को, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि क्षत्रिय ना होकर भी राजा बनते हैं। और हमने अनटचेबिलिटी के बारे में देखा, कैसे फायान हुआन सांग चाइना से आने वाले पिलग्रिम्स भी अनटचेबिलिटी के बारे में लिख के जा रहे हैं अपनी किताबों में। उसके बाद महाभारत के बारे में देखा हमने, महाभारत को एज हमने क्या किया है, टेक्स्ट यूज़ किया, तो हमने उसका कंटेंट लैंग्वेज देखा, हमने ऑथर्स एंड डेट के बारे में स्टडी किया है महाभारत के बारे में, और क्यों महाभारत को एक डायनामिक टेक्स्ट बोला जाता है ये भी हमने देखा है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा अपने 4th चैप्टर के अंदर रिलीजियस लाइफ के बारे में, कैसे रिलीजियस लाइफ डेवलप हो रही है। यहाँ पर जो 24th टीचर आ रहे हैं, तीर्थंकर आ रहे हैं जैनिज्म के, लॉर्ड महावीरा, जो कि अपनी फिलॉसफी को सामने रखते हैं, जैनिज्म को और पॉपुलर बना देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस फॉलो करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमने गौतम बुद्ध के बारे में जाना है, उनकी स्टोरी थोड़ी सी समझी, कौन कौन से टेक्स्ट हैं उनके बारे में हमने देखा है, राइट, उनकी टीचिंग्स के बारे में देखा है। 8 फोल्ड पाथ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इनको तो। और जो फॉलोवर्स है बुद्धा, वो कैसे संघ सिस्टम बनाते हैं, पहले मैन को अलाउ करते थे, फिर यहाँ पर वीमेन को अलाउ भी करना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग कैटेगरी के लोग जो है वो क्या करते थे, जो यहाँ पर संघ है उसके अंदर एंटर होते थे। स्तूपास हमने देखे, स्तूपास क्या होते हैं, क्यों बनवाए जा रहे हैं, कैसे बनवाए जा रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर है स्तूप का, छतरी, हर्मिका, अंडा, ठीक है, वेदिका, तोरण, इनके बारे में हमने देखा। क्यों यहाँ पर सांची का स्तूप बच पाया, अमरावती का क्यों नहीं सर्वाइव कर पाया, क्या रोल है सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम का इन प्रिजर्विंग दी एंशिएंट सांची स्तूपा। उसके बाद यहाँ पर हमने जो अलग अलग स्कल्पचर बने हुए हैं सांची के स्तूप में, हमने उनके बारे में स्टडी किया है, वो क्या शो करते हैं, सिंबल ऑफ वर्शिप। पॉपुलर ट्रेडिशंस है, कुछ हमें मिलती है ऐसी मूर्तियाँ जो कि पॉपुलर ट्रेडिशंस हमें दिखाती हैं। उसके बाद पुरानी हिंदुइज्म भी उस टाइम पे ग्रो कर रहा था, वैष्णविज्म, शैविज्म हमने देखा, और टेम्पल्स बनने की शुरुआत भी होती है, गर्भगृह और जो शिखर है वो क्या है। तो MCQs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन आंसर है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने बुक 1 अपनी कंप्लीट कर ली है, बुक 2 के ऊपर भी वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। आपको क्या करना है, आई होप आपने प्रॉपर तरीके से इसको रीड किया है और आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, राइट। चलिए फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम बुक 2 को कंप्लीट करेंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।